ओके, सो सबसे पहले अपन करने जा रहे हैं डेरिवेशन, जहां पे अपन निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपन ने बेसिक पढ़ लिया। अब यहाँ पे हेडिंग अपन चेंज कर देते हैं और यहाँ पे अपन निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना ध्यान से, अब ये वाला कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा ना, लिख के प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बाय -q चार्ज अपन क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा? kq/r² अपन पढ़ चुके हैं। kq/r² पढ़ चुके हैं। तो -q वाला कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? -kq लिखेंगे। और पहली बात तो कुछ डिस्टेंसेस तो अपन ने लिखी नहीं। ये मान लो ये पूरी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो मैं कह चुका हूं आपको, है ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2a, ये 2a हो गई। अब ये जो डाइपोल के सेंटर से ये जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो फिर करस्पॉन्डिंगली और डिस्टेंसेस को अपन लिख लेते हैं ना, kq/r² में नीचे लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो अपन यूज करने वाले हैं, kq/r², ठीक है, ये हो गया। अब और क्या हो गया, कुछ डिस्टेंसेस को और लिख लेते हैं। अब देखो यहां से नेगेटिव चार्ज से ये p पॉइंट की दूरी देखो कितनी होगी, ध्यान से देखना। r डिस्टेंस तो ये हो गई। अब अगर ये पूरा 2 है तो आधा a होगा यहां से लेकर यहां तक, और अगेन आधा ये भी यहां से लेकर यहां तक, सेम तरीके से ये भी a होगा। अब अगर मुझे माइनस से p पॉइंट तक की दूरी चाहिए माइनस वाले चार्ज से, तो एक तो मुझे a जोड़ना है और साथ में r जोड़ना है ना, r जोड़ना है, ठीक है। तो r प्लस a दूरी हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे ना। और अगेन अगर मुझे प्लस q से ये दूरी चाहिए p पॉइंट की, तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, r माइनस a कर दूंगा। पूरा r ले लिया यहां से लेकर यहां तक, उसमें से मैंने a घटा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे प्लस q से दूरी चाहिए थी। तो ये सारे डिस्टेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है, अपन डेरिवेशन में काम आएगी। चलो आगे बढ़े। अब आगे अब क्या होगा, अब माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ चार्ज ही माइनस का है, तो माइनस का kq/r क्या लिखेंगे भाई। और माइनस में पहले ही ले रहा हूं ताकि जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं माइनस साइन पहले ले चुका हूं, तो वहां मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं। यहां आपको समझना इजी रहेगा कि भाई माइनस क्यों है, क्योंकि वो चार्ज माइनस है। आगे मैं डायरेक्ट दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। और वैसे भी आप p पॉइंट पे लेट करते हैं, कोई टेस्ट चार्ज रखा है मैंने, टेस्ट चार्ज, तो -q वाला क्या करेगा, उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी उसको, और प्लस वाला उसको वहां धक्का देगा। तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो चार्ज को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेगी ना। तो कह सकते हैं कि माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा और वो वाला दूर भेजेगा। तो ये भी एक रीजन, मतलब एक प्लस और माइनस होते हैं क्योंकि चार्जेस अपोजिट है, ठीक है। kq इसलिए माइनस मैंने यहां ले लिया। अब देखो kq/-q वाले से कितनी दूरी है इसकी, r + a का स्क्वायर। kq मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। माइनस क्यों है, क्योंकि चार्ज माइनस है ना। और E + q वाले इलेक्ट्रिक फील्ड +q वाले के द्वारा यहाँ तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, और इसकी दूरी कितनी है, r - a का स्क्वायर, है ना। हमको पॉइंट यहाँ पे दूरी क्या होती है, हमारा जो चार्ज है जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा निकाल रहे हैं उससे कंसर्न्ड पॉइंट अपना जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो P है, ठीक। तो उससे कितनी दूरी है, तो वो अपन दूरियां लिख रहे हैं। अब अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपको E नेट निकालना है, E नेट, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट दोनों को -q और +q वालों को ऐड कर दूंगा, +q + -q वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड। और साइन तो मैं ऑलरेडी ले ही चुका हूं, तो डायरेक्ट मैं प्लस कर दूंगा। +q वाले की कितनी है, kq/r - a का स्क्वायर। और अब यहाँ प्लस तो फॉर्मूले का है तो ये लिख दिया। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड -q वाले की क्या है, नेगेटिव है ना, ध्यान से अगर आप देखो तो -kq/r + a का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब खोल लो ब्रैकेट को, kq/r - a का स्क्वायर माइनस kq/r + a का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो पूरी मैथ से, ठीक है। एलसीएम लोगे r - a का स्क्वायर, r + a का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करोगे, kq × r + a का स्क्वायर माइनस kq × r - a का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। चलो इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आगे का अपन लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिगर आप देख लो, फिगर का भी चलो फिगर अब थोड़ा काम आएगा आखिरी में। ओके चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ ना, आगे का क्या करें। चलो फिगर अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा थोड़ा बना के। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो आगे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो kq और अब क्या करोगे, नीचे तो अब नीचे सेम लिख लो, इसको क्या कर लो, r - a r + a दोनों को साथ में लिख लो और दोनों का होल स्क्वायर कर दो,
क्योंकि देखो दोनों पे इंडिविजुअल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर दे दिया, वैसे खोलेगा ब्रैकेट तो दोनों पे आ जाएगा अपने आप स्क्वायर। और यहाँ पे आप क्या कर लो, क्या कर सकते हो यहाँ पे के क्यू, अगर आप कॉमन ले लो ऊपर से तो क्या बचेगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, देख लो। ठीक, अब क्या होगा आगे के क्यू, अब ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस, अब ब्रैकेट लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कुछ कैंसिल होगा, आपको एक सेकंड पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मैंने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन करा और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा। अब आगे क्या करते हैं सॉल्व, आगे का ये नोट कर लीजिए, मैं आगे यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप आगे देखो यहाँ पे तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2ar और 2ar को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, 2ar और 2ar को ऐड कर सकता हूँ, विच इज के क्यू इंटू 4ar और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो डाइपोल मूवमेंट आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो मैं इसको अगर सेपरेट करूं, Q इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना, Q इंटू 2a, मैं इसको ना दूसरे रंग से लिख देता हूं, Q इंटू 2a, इन दोनों को मैंने क्या लिख लिया, डाइपोल। Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है ना, मैग्नीट्यूड। डाइपोल मूवमेंट मैंने अभी बताया था ना फॉर्मूला, के पी है ना, के हो गया ये Q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट हो गया, 2r 2 के पी आर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। क्या करा देखो, मैंने 2 आगे लिख लिया सबसे, और Q इंटू 2a को मैंने डाइपोल मूवमेंट लिख लिया। ठीक है, तो Q इंटू 2a तो डाइपोल मूवमेंट हो गया, कि मैंने पहले ही लिख लिया। ठीक है, और बचे हुए 2r को मैंने ये 2 और ये r लिख लिया, सारी टर्म्स अपन ने यूज कर ली और नीचे तो सेम लिख दिया। अब ये कब होता है, मेरे लिए जब डाइपोल के बीच की कंसीडरेबल डिस्टेंस होती है। यहाँ लिख लो, व्हेन द डाइपोल डिस्टेंस, व्हेन डाइपोल मतलब शॉर्ट डाइपोल जब नहीं होता ना, जब ये फॉर्मूला होता है, मतलब डिस्टेंस दोनों डाइपोल के बीच की 2a कंसीडरेबल होती है, बहुत छोटी नहीं होती आर के मुकाबले। आर क्या है, उस डाइपोल की उस पॉइंट की दूरी, तो उससे बहुत छोटी नहीं है डाइपोल के बीच की दूरी। अभी मैं बताऊंगा, ये आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट डाइपोल का अलग केस है। अब लिखो, अब जैसे अपन ने लिखा, अभी मैं फिर से बनाता हूं, माइनस क्यू चार्ज था मेरे पास ये, और यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज था। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 2a थी, और यहाँ पे इससे r डिस्टेंस पे मैं इतना मिटा देता हूं, है ना, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब r डिस्टेंस पे क्या होता था, अब यहाँ पे क्या होता है, r डिस्टेंस पे मेरे पास एक पॉइंट था, यहाँ पे इसके एक्सिस पे, ये यहाँ पे कोई पॉइंट था मेरे पास, P पॉइंट, जो इससे कितनी दूरी पे था, r। अब यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, कि ये r के मुकाबले डाइपोल के बीच की दूरी बहुत छोटी हो जाए। डाइपोल के बीच की दूरी 2 तो कांस्टेंट है, अगर a बहुत छोटा हो जाए तो डाइपोल की बीच की दूरी यहाँ बहुत छोटी हो जाएगी। तो शॉर्ट डाइपोल यानी ये दोनों बहुत पास आ गए, देखो फिर भी ओवरलैप नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस छोटी सी तो रहेगी, तो बहुत पास आ गई है, तो a नियरली 0 हो गया, तो 2a भी नियरली 0 हो गया, तो कुल मिला के a अपना नियरली 0 हो जाएगा ना। तो लिख देना फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट यानी बहुत छोटा सा डाइपोल के लिए आर के मुकाबले, देखो आर तो फिर भी काफी है यार, पी पॉइंट तक की दूरी सेंटर ऑफ द डाइपोल से काफी है। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए मेरा आर क्या हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है ए से, मतलब इन दोनों की दूरियां आर के मुकाबले बहुत कम हो जाती है, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, आर बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आर में, आर के स्क्वायर में, आर का स्क्वायर, आर तो वैसे ही बहुत बड़ा है, आर का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, और ए काफी छोटा है तो ए का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। तो इतनी बड़ी चीज में से इतनी छोटी चीज को माइनस करूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस ना भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ए स्क्वायर को नियरली 0 मान लेंगे, यहाँ पे नियरली 0। तो अपन क्या करेंगे, पूरे ए स्क्वायर को हटा देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास आ जाएगी फॉर शॉर्ट डाइपोल 2kpr, और ये 0 हो गया। अब अगर ये 0 हो गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, r की पावर 4, और इससे एक r कट गया तो 2kp/r³ आ गया। अब आप एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो हमेशा अपन एक एंगल लेके चलते हैं, डाइपोल मूवमेंट इसमें माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में होगा हमेशा। ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो भी पॉजिटिव आई है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने साइन तो लिया था माइनस वाला, फिर भी मेरा आंसर पॉजिटिव आया है। क्यों आया है मेरा आंसर पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना यार, मैंने लिखी दी अभी,
आपको मैं काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लिखी थी अभी, वो मैंने क्या लिखी थी, प्लस चार्ज के कारण मैंने लिखी थी KQ बाय R माइनस A का स्क्वायर, और मैंने माइनस Q वाले चार्ज के द्वारा लिखी थी KQ बाय R प्लस A का स्क्वायर। और अभी अगर आप माइनस छोड़ो, अगर आप फिलहाल में माइनस भूल जाओ, लेकिन ताकतवर माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन देखो सिर्फ माइनस को भूल जाओ तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका आंसर बड़ा। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि यहाँ तो प्लस वाला है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो माइनस प्लस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। प्लस क्यू वाले की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जो आंसर आएगा वो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। भाई जो ज्यादा ताकतवर उसका ही गोल वाला होगा। अगर अब प्लस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है तो नेट प्लस क्यू वाले की डायरेक्शन क्या थी, प्लस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो धक्का देने की डायरेक्शन में थी, पी को धक्का दे रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी पी को धक्का देगी, है ना, क्योंकि वो ताकतवर है तो धक्का देगी, तो राइट साइड में जा रही है, और डायपोल भी राइट साइड में जा रहा है, माइनस से प्लस, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दैट्स व्हाई द आंसर इज कमिंग एज पॉजिटिव। चाहे दोनों देख लो, शॉर्ट डायपोल लॉन्ग डायपोल दोनों देख लो, भाई आप आंसर इसलिए पॉजिटिव वाला है। और अगर आप पॉइंट को यहाँ लेके भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेस का पॉइंट ले सकते हो, वो आप मान सकते हो, बट जनरली अपन ऐसे ही डेरिवेशन करते हैं। बट हमेशा यहाँ ले लो आंसर आपका वो पी पॉइंट को, तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो ये हमारी पहली डेरिवेशन होती है कंप्लीट, और जो पॉइंट मेरे को बताने थे मैंने बता दिया, अब देख लो, ठीक है। ओके सो आगे शुरू करते हैं। अगला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट। पहले अपन ने इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, अब अपन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं ऑफ अ डाइपोल। अब हाँ, पहले मैंने आपको ये चीज नहीं बताई उस वाले में, जैसे अगर आप देखोगे ना तो मेरा माइनस क्यू चार्ज का यहाँ था, प्लस क्यू का चार्ज यहाँ था, तो डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में थी, और यहाँ पे मेरा कहीं बी पॉइंट था, तो डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में थी, डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में थी मेरे पास। और जो मेरा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ना, अब पोजीशन वेक्टर तो मैं जनरली सेंटर ऑफ डाइपोल से लूंगा कि इस पॉइंट की पोजीशन कहां है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल, वो होता है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, पॉइंट की तरफ जाऊंगा ना मैं पोजीशन वेक्टर के लिए, और डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो डाइपोल मूवमेंट और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में हुई जिसको अपन थीटा कहते हैं, वो यहाँ पे 0 है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे थीटा पे भी डिपेंडेंसी होती है। मतलब अगर जब एंगल थीटा, क्योंकि जब इक्वेटोरियल पे पढ़ोगे यही आपका थीटा, ये वाली डेरिवेशन में थीटा 90 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है नेट, इसमें 2 kp बाय r क्यूब आया, इस वाले में उसमें kp बाय r क्यूब आएगा। क्योंकि अब कह सकते हो, जैसे मैंने देखा था उसने एक स्टेटमेंट आया था कि थीटा पे डिपेंड करती है कि नहीं, तो करती है थीटा पे डिपेंड, इनडायरेक्टली थीटा ये था, जब तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें थीटा 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आई, इसमें थीटा 90 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी, तो थीटा पे भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है। अब मैं उसका भी थीटा आपको बताता हूँ, पहले ये हो गया अपना पुरानी बात। अब अपन बढ़ते हैं नई डेरिवेशन की तरफ। अब ये डेरिवेशन में थोड़ा सा ना बहुत सारा वेक्टर आ जाएगा वैसे तो वेक्टर वाले पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। वेक्टर आएगा ये वेक्टर, ठीक है। हाँ अब देखो सबसे पहले, हाँ तो देखो यहां से बनाते हैं। अब देखो ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है लेटस से, माइनस क्यू चार्ज है, और ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सेंटर टू सेंटर आप ज्वाइन कर दीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया मेरे से, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दीजिएगा, और मान लो इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। अब अगर मान लो इन दोनों के बीच की दूरी 2a है और यहाँ पे अपना कंसर्न P पॉइंट है, अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है ऐसे इक्वेटर पे, मतलब ऊपर पॉइंट, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, और वो एक्सिस पे था तो उसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं। अब अगर आप ये ध्यान से देखना, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब इसके वेक्टर कैसे काम करेंगे देखना। अब अपन क्या, अब लिख लेना, भी जनरली मतलब कंसीडर क्या करते हैं, पी पॉइंट पे उस वाली डायरेक्शन में भी, इसके पहले वाली में, पर इसमें भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पी पॉइंट पे जो होगा, माइनस वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो छोटा सा चार्ज टेस्ट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही, जो ये वाला अट्रैक्ट करेगा उस टेस्ट चार्ज को, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो वाला टेस्ट चार्ज जो पी पॉइंट पे है, जो पी पॉइंट पे एक काम करते हैं, रुको उसी से कर लेते हैं। तो जो पी पॉइंट पे है हमारे पास, पी पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है वो यहां अट्रैक्ट होगा, ये है ना, तो टेस्ट चार्ज यहां अट्रैक्ट होगा, और वहीं उसी टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, तो देखो दोनों वेक्टर इस तरह बनेंगे, ठीक है, समझ गए, ये वाला धक्का देगा, ये वाला खींचेगा। अब यहाँ पे मैं एक सेपरेशन अगर ऐसे दूं, कुछ चीजें दूसरी पेन से करते हैं, अगर आप ये देखो, अब
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा देख रहा हूं, एक सेकंड, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो एंगल कैसे होंगे, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, अब मान लो यहां से मैंने ये पॉइंट की दूरी, देखो दूरी मैंने इसके पहले बताया था सेंटर ऑफ डायपोल से लेंगे, तो मैं इसकी दूरी सेंटर ऑफ डायपोल से, देखो सेंटर ऑफ डायपोल से मैंने जोड़ दिया, और सेंटर ऑफ डायपोल से मान लो इसकी दूरी r है। अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल ऊपर जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इधर से ऊपर तरफ एरो आएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऊपर हो गया और डायपोल मोमेंट ऐसे हो गया, पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया, ऐसे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऊपर जाता हुआ है, मेरे हाथ को देखो आप, पोजीशन वेक्टर ऐसा है, एक सेकंड, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मेरा डायपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है, तो बोथ आर इन 90 डिग्री। जब यहाँ पे थीटा 90 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या कम निकल जाएगी, देख लेना। तो ये थीटा वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार, अब ये दोनों थीटा थीटा क्यों है, तो ये अगर ये आधा आधा ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये आर है, ये 90 है और ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अगर ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस लगाई ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पहले आप ये चीज देखोगे तभी आप बोलोगे कि दोनों थीटा होंगे। पूछो क्यों, हम यहां नहीं कह रहे कि दोनों एंगल बराबर होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल साइड्स, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, जब ये बराबर है, मैथ्स की प्रॉपर्टी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पहले आप इन दोनों को बराबर दिखाओगे, फिर थीटा लिखोगे कि दोनों थीटा भी बराबर होंगे। अब दूसरी मैथ्स की बात सुनो, ये z बन रहा है, तो ये जो थीटा है यहाँ पे भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अच्छे से लिख दीजिएगा, ये z बन गया। और देखो ध्यान से, ये वाली ये जो ब्लू ब्लू डॉटेड लाइन है ये और ये डाइपोल वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, और ये वाली एक ट्रांसवर्सल टाइप जा रही है, ट्रांसवर्सल कह सकते हो, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, ये भी थीटा हो गया और ये, मतलब अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, साथ साथ वाले, ये भी एकदम इसके यहाँ पे दूसरा थीटा, तो ये सिमेट्री से दोनों बराबर होते हैं, वही मैंने बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। पैरेलल पे कोई जब ट्रांसवर्सल जाती है तो सेम साइड के एंगल्स दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये सारी ज्योमेट्री अपनी यहाँ यूज हो गई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ आगे कैलकुलेशंस की तरफ बढ़े तो चलो लिख देते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल फॉर्मूला अपना वही चलेगा, KQ/R², ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान ले अपन प्लस क्यू वाला कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अगेन यहाँ पे अभी साइन पहले ले लूंगा, KQ बाय, अब कंसर्न पॉइंट की दूरी कहां से लेते हैं, ये चार्ज से लेते हैं, तो चार्ज से कंसर्न पॉइंट की दूरी R² प्लस A², वो भी रूट में, तो KQ/R, ये तो R हो गया, इसका स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से भी तो होगा, राइट। अब माइनस क्यू वाला कितनी लगा रहा होगा, KQ माइनस KQ, मैंने बोला डायरेक्शन पहले ले लेते हैं, और अंडर रूट, क्योंकि माइनस चार्ज तो मैंने माइनस पहले ले लिया, और अगेन इसके लिए भी डिस्टेंस देखो यही है, -2 वाले के लिए भी ये -2 है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कटेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मुझे नेट, अरे हाँ पहले कंपोनेंट तो थे नहीं, चलो ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया, कुछ कंपोनेंट्स को कर लेते हैं यार जल्दी से। देखो अब ये थीटा है, अब प्लस वाला जो है, प्लस वाले ये कंपोनेंट देखना कहां होंगे, मैं उसी पेन से कर देता हूं। अब अगर ये ध्यान से देखो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है -Q वाले की, उसका असर है, और ये +Q वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है जो दूर जा रहा है, मतलब कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड +Q वाले की इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब उसको धक्का देगी उधर, ठीक है। तो देखो है ना, तो ये क्या होगा, इसने अपना एक दायरा बना दिया जो उसको वहां धक्का दे रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही होगी जो उस चार्ज को धक्का देगी, और माइनस वाली उसको पास बुलाएगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कह सकता हूं ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ समझ सकते हो ना, ऐसे याद रख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, मतलब वो तो खैर अलग बात हो गई, बट हाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट हो गया ये थीटा के पास वाला E, और -Q है ना, तो -Q का कॉस कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के पास वाला -Q cos थीटा, -Q वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, आप तो इतना समझो -Q वाला अगर इसको यहाँ खींच रहा है, -Q वाला इसको यहाँ खींच रहा है टेस्ट चार्ज को, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का असर यहाँ हो गया, इस डायरेक्शन में खींचते हुए हो गया, तो इसलिए मैंने नीचे ली, और ये वाला उसको धक्का देगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर धक्का देने जाएगी, तो ऊपर वाला आ गया, ठीक है, ऊपर चली गई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा के पास वाला -Q, E -Q लगा रहा है ना, -Q cos थीटा, और ये -Q वाले का साइन थीटा कंपोनेंट, E -Q साइन थीटा, समझ गए। अरे थोड़ा यहाँ पे ना वो हो गया, पॉच हो गया, बट अगर अभी ध्यान से देखो तो ये एंगल यहाँ थीटा है, ठीक है। मैंने कैसे बनाया, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड -Q वाले की थी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड -Q वाले की ये थी, कैसे जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड -Q वाले की, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा था, तो ये E -Q वाले का cos थीटा कंपोनेंट, थीटा के पास वाला, और थीटा से दूर वाला E -Q साइन थीटा,
इस तरह मैंने यहाँ पे किया है, वो थोड़ा बुचुड़ बुचुड़ हो गया वहां पे, बड़ा इतना समझो ये मैंने किया है। अगेन यहाँ पे भी थीटा है, तो प्लस क्यू वाले के लिए थीटा हो गया ना ये, तो अगर प्लस क्यू वाले के लिए अगर ये थीटा हो गया, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, ये प्लस क्यू वाले के लिए मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ई ये वाला जो है इसी डायरेक्शन में होगा प्लस क्यू वाले के लिए भी, ई प्लस क्यू का कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अगेन इसी डायरेक्शन में होगा ना यार वो भी ऐसे, है ना, क्योंकि थीटा इसका ये रहा, ठीक है। मैं वापस वैसे करके बता दूंगा आपको, और इसका साइन कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है जी। अब इसको मैंने कैसे करा नीचे आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले की ऐसे जा रही थी, राइट, और यहां पे मेरे पास एंगल थीटा था, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले का कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया, है ना, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले का साइन कंपोनेंट। देखो ऐसे करा मैंने, ऊपर मैंने वैसे लिखा हुआ है। अब अगर अब ये ध्यान से देखो तो आप बोलोगे कि ये अब साइन थीटा कंपोनेंट देखो दोनों का कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। कैसे कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर है और ये वाला नीचे, दोनों आपस में कट गए, ठीक है। अब आप बोलोगे एक तो प्लस क्यू वाले का, एक माइनस क्यू वाले का, भाई अब आगे आपको साइन का बस यहाँ पे इतना यूज था। अब आप बोलोगे फिर तुमने यहाँ क्यों साइन लिया, यहाँ पे मैंने साइन इसलिए लिया क्योंकि फिर मैं बाद में जब ऐड करूंगा तो मैं माइनस नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ना मेरे को यहाँ पे साइन इसलिए लेना पड़ेगा कि बाद में फिर मैं इनको ऐड नहीं करूंगा, बाद में मैं इनको सेपरेट नहीं करूंगा, ऐड ही कर दूंगा कि मैंने साइन यहाँ पहले ले लिया है। बट यहाँ पे आपको साइन इसलिए नहीं लेना, आप यहाँ पे इसको साइन जब इसलिए नहीं ले रहे हो, ई मतलब देखो वेक्टर तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही है ना, तो वो तो कैंसिल होंगे ही ना, वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड वाइज भी दोनों सेम ही होंगे और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, क्योंकि डायरेक्शन तो आप वेक्टर की देखोगे ना, वेक्टर कहाँ पॉइंट कर रहा है, एक ऊपर पॉइंट कर रहा है, एक नीचे पॉइंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट, तो इतना सोचना ही नहीं ना यहाँ पे। और ई तो भाई देखो ये प्लस क्यू के द्वारा हुआ या माइनस क्यू के द्वारा हुआ, मैग्नीट्यूड वाइज ई पूरा सेम होगा, विच इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, मतलब के क्यू बाय देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस यहाँ पे एक माइनस आ गया, तो उसका और ये वाला मैग्नीट्यूड आप देखोगे नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस देखोगे नहीं, आप बस इतना देखोगे वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कट जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, यहाँ पे देख लिया तो बस माइनस डायरेक्शन को बता रहा है। और यहाँ पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बची, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में बची, दोनों के कॉस थीटा कंपोनेंट जब ऐड होंगे। अब माइनस जितना लेना था ना आपने ले लिया। अब सुनो एक अपन ने यहाँ पे, अब अपन को क्या करना है यहाँ पे, अब ये तो मैंने लिख लिया, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इन दोनों को अपन ऐड नहीं करेंगे अभी फिलहाल में, ये बस आप लिख लेना साइड में, ठीक है, ये इनको ऐड नहीं, हाँ लेकिन लिखना जरूरी है खैर अपने को पेपर में अगर आई डेरिवेशन तो। लेकिन अब अपने को क्या करना है, अब ई नेट तो मेरे पास देखो कहां है, ई कॉस थीटा किसका वाला, प्लस क्यू का, प्लस ई माइनस क्यू थीटा। अब अगर आप ये ध्यान से देखो, ये तो अपन ने उधर एक्सियल वाले में किया था कि एक प्लस लेके एक माइनस लेके दोनों को जोड़ दिया था, वो एक्सियल वाले में किया था, बट आप समझ सकते हो कि मैंने माइनस क्यू लिया है तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने दोनों का आपको लिख के बता दिया एक बार कि कैसे लिख सकते हैं, बट जब आप नेट निकालोगे ना तो नेट दोनों के ऐसे थोड़ी नहीं लिखेगी, नेट तो दोनों का यहाँ पे तो वेक्टर अपन ने पूरा सॉल्व किया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, वो तो कट गई, सिर्फ इसी डायरेक्शन में ना, ये बस आपको साइड में लिखना है और सॉल्व आपको ऐसे करना है, दैट्स इट। तो सॉल्व आप ऐसे करोगे क्योंकि आप खुद भी देखो ना दोनों साइड बस दो वेक्टर बचे हैं बस, और वो दोनों ऐड हो रहे हैं, इधर भी उधर प्लस वाले का ई कॉस थीटा और माइनस वाले का ई कॉस थीटा, क्योंकि साइन तो दोनों के कट गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में मिल रही है बस, तो और कुछ बचा ही नहीं ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे ना। अब आप बोलोगे कि मैंने दोनों को ऐड क्यों करा, अगेन वेक्टर दोनों के सेम डायरेक्शन में पॉइंट हो रहे, यहाँ आपको सिर्फ वेक्टर देखना है, ये माइनस तो मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि चार्ज माइनस में था, बट वेक्टर दोनों अपन ने इतने सारे कंपोनेंट क्यों किए, डायरेक्शन जानने के लिए, और वेक्टर दोनों के क्या है सेम डायरेक्शन में, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। आप ये नहीं देखोगे कि एक प्लस क्यू का एक माइनस क्यू का है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन या वेक्टर वाइज देखनी है आपको दोनों की सेम है ना, तो बस डायरेक्ट आप 2 ई कॉस और मैग्नीट्यूड तो देखो ना दोनों का सेम ही है ना, चाहे प्लस क्यू वाला हो चाहे माइनस क्यू वाला हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की सेम ही आ रही है ना। यहाँ माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये वाला चार्ज माइनस है इसलिए मैंने उसको माइनस में लिखा है, पर यहाँ पे आपको दोनों को बस डायरेक्ट ऐड कर देना है कि भाई 2 cos थीटा, सिंपल, ठीक है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन आप यहाँ से देखोगे कि दोनों के डायरेक्शन सेम है और ई की मैग्नीट्यूड तो दोनों के लिए सेम ही है, मैग्नीट्यूड अगर साइन नहीं देखो तो दोनों के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है, तो के क्यू इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, मैंने स्क्वायर से रूट काट दिया था ऊपर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लोगे आप और कॉस थीटा नोट करो भाई इतना, अपन आगे चलते हैं। अब अगर आप ये ध्यान से देखो मैं यहाँ पे करता हूं, अब कॉस थीटा आप कैसे निकालोगे, लगाओ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, थीटा के यहाँ पे 90 होगा दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए 90 होगा, ये तो मैं आपको बता चुका हूं ना, है ना, कि भाई यहाँ पे ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो मतलब ये वाला 90 है ना, इनमें डाइपोल मोमेंट का और पोजीशन वेक्टर का, तो 90 एंगल जो है यहाँ पे,
तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 90 और जब साथ में होते नीचे वाला बेस हो गया, तो बेस अपॉन, यहाँ पे ये वाली पेन छोड़ी, मैं आपको दूसरी पेन से बताता हूं, देखो, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या 90 के सामने वाली विच इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उस वाले ट्रायंगल के लिए निकालोगे तो भी सेम ही आएगा आंसर, ठीक है, यही आएगा cos थीटा, क्योंकि थीटा तो दोनों सेम ही है ना, ठीक। तो करोगे आगे सॉल्व, थीटा की यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू डाल दो 2k³ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये cos थीटा की जगह क्या लिखोगे, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक जी, ये अपन ने कर लिया, ठीक। चलो अब अगर हमें ध्यान से देखो तो क्या हो गया, 2k³a, अगर आप ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो, और इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, रूट यानी 1/2, तो 1 बेस से पावर ऐड हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मैथ से पूरी 1 + 1/2 इज 3/2, और q × 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो आप रीजन लिख लीजिएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, kp हो गया ना k, और ये क्या हो गया, q × 2a डाइपोल मोमेंट, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, बस ये ध्यान रखना मैंने q × 2a को यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लिखा है। तो ये मेरा होगा जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब शॉर्ट डाइपोल की जगह अभी निकालते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब मैं लिखूंगा फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। अब यहां पे अगर आप नोट करो फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, अब अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, डाइपोल दोनों बहुत पास आ जाएंगे, फिर भी डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ रहेगी, ओवरलैप तो नहीं होंगे, ए बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब 2a बहुत छोटा हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, तो मतलब a बहुत छोटा हो जाएगा, और a बहुत छोटा हो जाएगा, अगर डाइपोल बहुत पास आ जाएगा तो a स्क्वायर नियरली मेरा अगेन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर नियरली मेरे पास 0 हो जाएगा, और अगर a स्क्वायर मेरे पास नियरली 0 हो जाएगा तो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल kp शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल kp, और a स्क्वायर को मैंने नेग्लिजिबल का हटा दिया, a स्क्वायर नियरली 0 है तो अंदर r स्क्वायर बचा, ठीक है, और उसकी पावर 3/2, ये कट गया kp/r³। तो देखो शॉर्ट डाइपोल के लिए उसके लिए 2kp/r³, इसके लिए kp/r³। शॉर्ट डाइपोल वाले फॉर्मूले ज्यादा काम आएंगे आपको एज कंपेयर टू बड़े वाले फॉर्मूले, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है इतना, ओके। तो ये हो गई अपनी डेरिवेशन, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने काफी पॉइंट पे निकाली, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल निकालू, कोई अलग ही पॉइंट पे, या ना तो वो देखो किस तरीके का पॉइंट है, पहले एक सेकंड, मैंने यहाँ पे फिगर नहीं बनाया, मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ। देखो एनी पॉइंट का मतलब क्या, लेट अस से ये मेरा डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, डाइपोल मूवमेंट मान लो इस डायरेक्शन में है, मान लो ऐसा, और मेरा जो पॉइंट है मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो ना तो ये परफेक्टली इक्वेटोरियल है, ना तो ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल होता तो एकदम 90 पे होता ना, अब ये कोई थीटा एंगल पे है इस डाइपोल मूवमेंट से, है ना, देख रहे हो, समझ रहे हो, मतलब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो डाइपोल पीछे भी है, मतलब ये मैंने सिर्फ डाइपोल मूवमेंट को दिखाया है ना, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ डाइपोल मूवमेंट को दिखाया है, ठीक है। तो लेट अस से, तो मतलब मान लो ना यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और मान लो उसके सेंटर से ये r दूरी पे है ये पॉइंट, तो मतलब उसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ द डाइपोल लाई कर रहा है ना, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है, और उसका सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा पूरे डाइपोल का, और उस सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, और उस डाइपोल के ऊपर से ही जा रहा होगा उसका डाइपोल मूवमेंट, तो पोजीशन अभी अपन ने पढ़ा, एक में 0 था, एक्सियल के लिए 90 था, इक्वेटोरियल के लिए, इसके लिए थीटा एंगल है, ना तो 0 90 कुछ भी एक रैंडम एंगल है, समझ रहे हो, तो थीटा पे दोनों के बीच का एंगल। तो इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डाइपोल मूवमेंट एट एनी पॉइंट, कोई इस पॉइंट एनी पॉइंट पे मुझे निकालना, सॉरी डाइपोल मूवमेंट कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो वो होता है kp/r³। इसकी अपन डेरिवेशन तो फिलहाल नहीं कर रहे,
kp बाय r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब पता है ये एनी पॉइंट है, अब एनी पॉइंट की तो हमको एक जनरल थीटा के लिए फॉर्मूला मिल गया, तो अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो आपको एक्सियल का फॉर्मूला मिलना चाहिए, और 90 पुट करोगे तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को आप वेरीफाई करना, और यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो 0 डालोगे cos 0 क्या होता है मेरा 1 होता है, ठीक है। 1 डालोगे तो अंदर 4 बन जाएगा, तो 2 kp बाय r क्यूब बन जाएगा। ये फॉर्मूला हमने शॉर्ट डायपोल के फॉर्मूलाज का यूज करके डिराइव किया है, तो इसका जो आंसर है वो भी शॉर्ट डायपोल के फॉर्म में आ रहा है। बट देखो आ तो रहा है ना, ये एक्सियल के लिए मिल गया, और 90 डालोगे इक्वेटोरियल के लिए एंगल 90 का, तो kp बाय r क्यूब मिल जाएगा। तो ये देखो वेरीफाई भी फॉर्मूला मतलब सही है, ठीक है। इतना देख लो। अब अपना जो अगला टॉपिक है चैप्टर का नया पार्ट आ जाता है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन एरिया वेक्टर को पढ़ लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, अब 12th में अपन जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो एरिया हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना अपन प्लेन्स को कुछ एक्सिस पे रखेंगे। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर, प्लेन्स का कोई भी जो शेप्स है वो हमारे एक्सिस पे पड़े होंगे, जिनका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर निकलता है, ऐसे बाहर एकदम। तो मान लो मेरे पास एक्स वाई जेड में वाई जेड प्लेन पे एक स्क्वायर पड़ा हुआ है, स्क्वायर का एक शीट पड़ी हुई है, स्क्वायर शीट जिसकी चारों साइड सेम है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड ना सेम होता है, जो अपन ज्योमेट्री में मैथ्स में पढ़ते आते हैं। एरिया इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे इसकी कि बाहर निकलेगा। अब वाई जेड, मान लो मैं वाई जेड पे खड़ा हूं, अब अगर मेरे पास वाई है और ये जेड है, तो मैं इसी प्लेन पे हूं, तो मेरे से क्या होगा? एरिया वेक्टर एक्स पे निकलेगा, बाहर निकलेगा। और यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है और यहाँ जेड है मेरे पीछे, ठीक है। तो मैं वाई जेड प्लेन पे हूं, तो एक्स वाला जो एरिया वेक्टर है वो आई कैप में जा रहा है, तो मेरे से बाहर निकलेगा। तो इस शीट से बाहर निकल के एरिया वेक्टर जाएगा। एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन लिखते हैं पूरा वेक्टर को, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी आई कैप में जा रही है। और वही मान लो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स आपके दिमाग में आ सकता है, पीछे से भी तो निकल सकता है। तो मान लो अगर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ, तो यहाँ अगर ये वाली प्लस आई कैप है तो ये माइनस आई कैप हो गई पीछे, तो पीछे क्या आ रही? माइनस आई कैप आ गई, तो इसके लिए माइनस आई कैप हो जाएगा अगर बैकवर्ड जा रहा है वेक्टर। तो सेम अगर मान लो मैंने एक्सजेड में कुछ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, एक्सजेड प्लेन पे अगर मैंने एक सर्कल रख दिया, ये कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिसका रेडियस आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड इसके लिए पाई आर स्क्वायर होगा। तो लेकिन इसका जो वेक्टर है वो देखो ऊपर जा रहा है ना, ये एक्सजेड प्लेन पे एक सर्कल है, उसका ऊपर परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो जे के आ गया। और वही नीचे जा रहा होता तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड नीचे भी जा सकता है, तो बस माइनस जे के आ जाएगा। समझ है? क्योंकि ऊपर नीचे क्या होता है? जे कैप होता है, इधर इधर क्या होता है? आई कैप होता है, इसलिए अपन ने ऐसा कर दिया, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा होता है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक ये क्या शीट सरफेस है, ये सरफेस है। अब इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस इसको चीरते हुए बाहर निकल रही है, यहाँ से आएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। यानी पीछे से एंटर हुई है शीट के और बाहर से निकली है, तो कितनी फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस चीरते हुए गई, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस से, तो कितनी फील्ड लाइंस चीरते हुए गई, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, ठीक है। यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बता दिए, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस चीरते हुए जाएगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, और उतनी ज्यादा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ना, क्योंकि भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा चीरते हुए जाएगी उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स बनेगा तो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस थी, जब भी ज्यादा फ्लक्स बना तो ज्यादा फील्ड लाइंस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जितना ज्यादा फ्लक्स बनेगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस चीरते हुए गई, मतलब इतनी जितनी चीरते हुए जाएगी यहाँ से, उसको हम फ्लक्स कहेंगे। अब कभी आप बोल लो कि ये शीट है, ये इधर देखना, ये शीट से ऐसी जा रही है, ये इसको मान लो ये फील्ड लाइन है और ये शीट है, शीट के बाद इसको ऐसे छूते हुए जा रही है, नहीं तब कोई फ्लक्स नहीं बनेगा दोनों केस में, पूरा अंदर से जानी चाहिए चीरते हुए, ठीक है। तो हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। अब ऐसे भी आप ऐसे अगर आप देखोगे तो ये क्या, ये cos थीटा में ये एंगल किसके बीच का, ई और ए के बीच का, और अगर आप समझो भी तो अगर ये शीट है और इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, इसका एरिया वेक्टर मतलब ये शीट है ना, कैसे बताऊं, तो अगर बोथ आर इन, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक मतलब एरिया वेक्टर, अब देखो थीटा के खैर वो अलग अलग केस अवेलेबल पढ़ेंगे, बट अगर मैं आपको भी इतना बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर चीरते हुए जा रही है तब फ्लक्स बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे मान लो एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे है, इस सरफेस पे थीटा एंगल पे, इसका एरिया वेक्टर यहाँ है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यहाँ पे कुछ थीटा एंगल पे, ठीक है। तब क्या होगा, इसका ई कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ऊपर वाला ई साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट। अब डेफिनेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जनरली याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस,
मतलब इसके एरिया से तो ये डेफिनेशन से फॉर्मूला आया ई मल्टीप्लाई बाय ए। अब ये फॉर्मूला कब है, जब ये cos थीटा आप निकाल लोगे तो ये 90 के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि जीरो के मतलब कहने का मतलब है हाँ, तो ये फॉर्मूला हमारा cos 0 के लिए होता है ना, cos 0 के, जब cos 0 हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तब अपन ये लेते हैं फॉर्मूला ई है। ठीक है, और देखो ना अगर दोनों सही में बात है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो, इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो देखो ना दोनों क्या निकल रही है, ये सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई ना, एरिया वेक्टर भी यहाँ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ हो गई, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, तो डेफिनेशन के हिसाब से cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो बस मैंने ई आ गया। लेकिन अगर अब मान लो मुझे सरफेस से परपेंडिकुलर लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रही है, तो इसका कॉस का कंपोनेंट अपन साइन वाला इग्नोर कर देंगे कंपोनेंट, क्योंकि तो ऐसे जा रहा है ना, हमको जो चीरते हुए सरफेस से बाहर आ रहा है कंपोनेंट वो चाहिए, तो वो कौन सा, इस सरफेस से बाहर कौन सा आ रहा है, cos थीटा कंपोनेंट। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मुझे cos वाला अगर फॉर्मूला बनाना है तो मैं ई की जगह cos कंपोनेंट डालूंगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बाहर सरफेस से परपेंडिकुलर ना, तो इस सरफेस से बाहर निकल रहा है ना, तो ई cos थीटा वाला कंपोनेंट, और एरिया तो यहाँ पे हो गई, तो ई cos थीटा लिख दूंगा, विच इज ये क्या होता है, स्केलर फॉर्म होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो ई डॉट ए लिख सकता हूँ उसको, समझ रहे हो, मतलब मुझे अपने आप ई cos से बाहर निकलता हुआ कंपोनेंट लेना है, 90 पे जो निकल रहा हो, मतलब सरफेस से मतलब परपेंडिकुलर निकल रहा हो, इसलिए मुझे हमेशा वैसा ही कंपोनेंट लेना है। ठीक है, अब फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है ना, ml3 t-3 a इनवर्स, ये आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन और एरिया के डायमेंशन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से क्वांटिटी स्केलर मिलती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी ऐसा यूनिट। और ये जो फॉर्मूला होता है ना फ्लक्स निकालने का, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, तो नेट फ्लक्स अपन इंटीग्रेट करके निकालते हैं, d5 का इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ये फ्लक्स मिलता है। लेकिन इसको आप जनरल तरीके से ऐसी मतलब आगे जो अपन डेरिवेशन करेंगे शीट की, लाइन चार्ज की, स्फीयर की, सबके लिए आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला का लोगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपन उन डेरिवेशंस में गॉसियन सरफेस जो पढ़ेंगे उससे सेम लेंगे, खैर वो आगे की बात है, पर हाँ कभी कभी जब मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम भी हो गॉसियन सरफेस से जो अपन आगे पढ़ेंगे, तभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे आगे। ठीक है, मतलब अभी आप देख लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जनरली इसको कहते हैं, इस फॉर्मूले का नाम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए बड़े एक जनरल फॉर्मूले की तरह भी यूज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो नोट कर लीजिए इतना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं केसेस ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के कुछ केसेस अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया, फ्लक्स को अपन फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्लक्स के अपन ने जो केसेस मतलब फॉर्मूला देखा उस पे बेस कुछ केसेस देखते हैं। देखो, अगर पहले मान लो थीटा 0, ये cos थीटा में अगर थीटा 0 हो गया, यानी अब ये जो थीटा होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, ये cos थीटा, अब एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये cos 0, ठीक है, और ये cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, फ्लक्स ये मिल गया, यानी जब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन तो फ्लक्स हमको ये मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब अगर मान लो ये तो क्या बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगर मान लो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाए, देखो अब पता है कैसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारी शीट रखी हुई है, ये हमारे पास है ना ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रही है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अलग ऐसी दो और भी फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर जा रही है, इधर को जा रही है ना, इधर कैमरे में आ रही है इधर को, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, तो एक राइट जा रही है और ऊपर है, ऐसे और ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया कि नहीं हो गया, ये फंडा है पता है। और दोनों का अगर बीच का एंगल 90 हो गया तो cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स हमको 0 मिलता है। तो ये वही कंडीशन है जब फ्लक्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चीर ही नहीं रही है, जो मैं आपको बता रहा था ना ऐसे हाथ करके, वो सॉरी ऐसे नहीं होगा, ऐसे हाथ करना है अपने को। अब मैं ऐसे हाथ करूंगा तो ऐसे हाथ करूंगा तो एरिया वेक्टर यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, इसलिए 90 में 0 होगा। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा, जो मैंने बोला था इस तरह 0 होगा, जो मैंने आपको कॉपी से वो रजिस्टर से समझाया वो आप याद रखना। ठीक है, और थीटा अगर 180 हो जाए, तो अगर थीटा 180 हो जाए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर पीछे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर पीछे जा रहा है, बोथ आर इन एंटी पैरेलल है, मतलब सॉरी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस का ये हो जाएगा cos 180, क्योंकि मेरा -1 होता है, तो देखो माइनस ये हो गया। अब पता है इसको इन कंडीशन पे ये वाली, ये 0 तो 0 है भाई, इसको तो छोड़ो, मतलब अगर इन दोनों को देखो आप, एक कंडीशन मेरी ये वाली जिसमें पॉजिटिव ये मिला था और एक ये वाली,
जिसमें माइनस ये मुझे मिला, दोनों को देखना है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक ही क्यूब है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, देखना क्यूब है, मान लो एक क्यूब एक क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, चारों हर जगह से क्लोज्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर जनरल दिखा दी कि क्यूब से थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, यानी प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस वाले फेस को देखो, इस वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगी, लेकिन इसका एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है ना, सरफेस तो ऐसी है, तो अंदर मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स तो इससे बाहर निकलेगी ना, इस सरफेस से आउटवर्ड्स परपेंडिकुलरली बाहर ऐसे निकलेगी, ठीक है। मान लो ये सरफेस हूं मैं ये वाली सरफेस हूं, ये वाली सरफेस हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैसे जा रही है कि इस वाली सरफेस से, देखो ऐसे समझो, हाँ, तो एरिया वेक्टर देखो ना ऐसे, मेरे लिए आउटवर्ड्स क्या है, ये वाला हिस्सा आउटवर्ड्स है, सरफेस के लिए आउटवर्ड्स की बात हो रही है ना, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स ऐसे निकल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे अंदर आ रही है, ये फंडा है। और सेम फॉर दिस सरफेस, एरिया ये वाली सरफेस के एरिया वेक्टर ऐसे बाहर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही जा रही है, उस साइड ही जा रही है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब देखो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, एक तो आपको ये वाला केस मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो यहाँ फंडा ये कि इस वाले केस में जिसमें हमको माइनस ई मिलता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को एंटर करती है और एरिया वेक्टर सरफेस से बाहर निकलता है, दोनों चीजें अपोजिट होती है। ये आप लाइन याद रखना जो मैंने बोली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएगी, सरफेस से एरिया वेक्टर बाहर आएगा जब माइनस ये मिलेगा, और जब प्लस ये मिलेगा तो एरिया वेक्टर भी बाहर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जाएगी, बोथ आर एग्जिटिंग और वन इज एग्जिटिंग एंड वन इज एंटरिंग, ऐसा फंडा होता है यहाँ पे, समझ रहे हो, जो माइनस ये का ही डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक बार बताऊं अगर आपको आप समझ लो, आप देख रहे हो माइनस ये और ये, अब अगर मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, ई माइनस ये और ये, अगर ई और ए और देखो एरिया तो जो इस सरफेस का होगा वही इस सरफेस का होगा, क्यूब है, चारों एरिया, हर प्लेट का 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस का एरिया सेम होगा। बट अगर मान लो अब कैसे ना कैसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, तो अब अगर मान लो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अगर वो यूनिफॉर्म हो गई तो इस क्यूब से नेट प्लस 0 होगा। अब जनरल केसेस में अपन इन दोनों फेसेस को ही लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वहां से निकलेगी, इन फेसेस का कोई काम नहीं है, ऊपर नीचे वालों का, जो अगल बगल वाले, मतलब अगल बगल वाले तो यूज होंगे, बाकी फेसेस यूज नहीं हो रहे यहाँ पे। अब मान लो अगर आप यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी पता है कुछ इस तरह दे रखी क्वेश्चन में 500 आई कैप, अगर मान लो मुझे यूनिट मैंने नहीं लगाई, 500 आई कैप मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो ये तो डिपेंडेंट है ही नहीं, तो ये वाली फेस कहाँ है, ये वाला फेस कहाँ है, उसको तो डिपेंडेंट है नहीं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड 500 जा रही है और इससे निकल रही है, तो अगर आप देखो तो ये करोगे एरिया इसका सेम होगा, इसका एरिया वेक्टर, अब ये अगर आप निकालोगे तो अब जैसे भी वो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करना, जब आपको मेरी बातें याद आएगी, ठीक है, जब आप देखोगे तो इसके लिए जो फ्लक्स है ना वो नेगेटिव आ जाएगा और इसके लिए फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि देखो ना यार सब तो सेम है, अगर आप एरिया वेक्टर में निकालो तो दोनों के लिए सेम होगा, मतलब एरिया वेक्टर यहाँ पे डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगी, तो इसके लिए आप माइनस ये लिखोगे, है ना, डॉट प्रोडक्ट करने की भी जरूरत नहीं, अपन ने ये कॉस थीटा यूज कर लिया, थीटा पुट कर दिया, तो स्केलर फॉर्म में ले आए अपन। अब तो पूरा क्वेश्चन स्केलर फॉर्म में हो गया, ये माइनस ये हो गया, ई हो गया, बस आपको ई और ए की वैल्यू डालनी है। अब ए का सिर्फ आप मैग्नीट्यूड डालोगे, क्योंकि मैं ये कॉस थीटा से सॉल्व कर रहा हूँ, ये कॉस थीटा लगाया ना मैंने, तो मैंने इसके लिए कॉस थीटा, इसके लिए 180 हो गया, तो माइनस ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, सिर्फ कॉस 0 के कारण ये हो गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड पुट कर दो, मैग्नीट्यूड तो भाई इसका नेगेटिव होगा, उसके लिए पॉजिटिव होगा, ये माइनस ये वो ये है, तो ये काट जाएगी दोनों। बट वहीं अगर आप ध्यान से सोचो, ये मैंने वो जो बताया ना, बहुत बड़े बड़े इससे न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े नंबर्स के न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब अगर आप मान लो इधर 500 एक्स आई कैप आ जाती, ऐसा होता मान लो, तो वो तो खैर आपको क्वेश्चन में ऐसा अरेंजमेंट दे रखा होगा और आपको ये पूरा एक कार्टेशियन प्लेन में पड़ा होगा ये क्यूब, ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन से इस वाले फेस की कोई दूरी दे रखी होगी, मान लो ये प्लेन में कार्टेशियन प्लेन में पड़ा हुआ है, तो इसकी ओरिजिन से कोई दूरी है, या मान लो पहला वाला फेस ओरिजिन पे ही होगा तो उसकी कोई दूरी नहीं होगी, और कोई दूरी होगी तो दे देंगे, और मान लो दूसरी दूरी, ये दूरी ओरिजिन मान लो यहाँ है, ये पॉइंट पे मान लो ओरिजिन है, ये मान लो ओरिजिन है, तो इसकी ओरिजिन से आपको कुछ दूरी दे रखी होगी इस वाले फेस की, और उस दूरी में अगर आप इस क्यूब की साइड को ऐड कर दोगे तो इस वाली फेस की दूरी मिल जाएगी फ्रॉम ओरिजिन। तो वो दूरी जो आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखी हो, बट एक्स पे डिपेंडेंट हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वाले फेस के लिए दूरी कुछ और है, इस वाले फेस के लिए दूरी कुछ और है। अब अगर आप लगा भी दो इसके लिए ये तो माइनस ये, अब मैग्नीट्यूड से भी खेल लो आप, माइनस ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, लेकिन एरिया भी सेम है दोनों के लिए, मैग्नीट्यूड पुट करोगे कि थीटा अपन डाल चुके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए अलग हो गई ना भाई। इसके लिए आप 500 इंटू मान लो ये ओरिजिन से दूरी 1 मीटर है तो 500 हो जाएगी, और मान लो क्यूब की साइड भी 1 है तो इस फेस की दूरी ओरिजिन से 2 हो गई, 1 + 1 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग हो गई ना, तो फ्लक्स सेम नहीं होगा, ठीक है। तो एक लाइन नोट करी काफी इंपॉर्टेंट,
व्हेन अ क्लोज्ड बॉडी, जो चारों हर जगह से क्लोज्ड हो, ऐसी बॉडी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स जीरो कब हुआ था? जब यूनिफॉर्म थी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स नहीं था, याद करो उसके पहले वाले केस में। Placed in a uniform, when a closed body is placed in a uniform electric field, the net flux through the body is zero। यानी जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स निकल भी जाएगा, एक फेज से आएगा दूसरे से ऊपर निकल भी जाएगा, तो नेट कुछ नहीं रहेगा वहां पे। समझ लो, मतलब दोनों को सॉल्व करके जीरो आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हो गई अपनी फ्लक्स, नोट कर लीजिए। ओके, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो होती है ना, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है, यूज्ड टू अप्लाई गॉस लॉ। अब पहली बात तो ये गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ अपन पढ़ेंगे, बट देखो चलो पहले गॉस लॉ देख लेते हैं। गॉस लॉ क्या होता है? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने पढ़ लिया, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड ऑन द सरफेस। यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना किसी भी सरफेस से, वो जो फ्लक्स है ना, वो सिर्फ जो चार्ज उस सरफेस के अंदर बंद है उस चार्ज से ही बनता है। यानी जो बाहर, अगर मान लो उस सरफेस के बाहर कोई चार्ज है तो वो उस फ्लक्स में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो नेट फ्लक्स है थ्रू अ सरफेस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। समझ गए जो मैंने समझाया? यानी जो टोटल फ्लक्स बनेगा ना, ये एस नाम की कोई सरफेस है मान लो, इस एस नाम की सरफेस में जो प्लस क्यू चार्ज है, बड़ा वाला प्लस क्यू, उससे ही मतलब जितना फ्लक्स है कंट्रीब्यूट इससे ही होगा। यानी ये वाला चार्ज का फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं होता। यानी जो फ्लक्स बनता है किसी भी सरफेस से, वो सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है। देखना, देखो अब क्या होता है, अब आप ये भी समझ सकते हो कि जो सरफेस है क्या है, अब मान लो चार्ज ये बंद नहीं होता तो और पता है अपन क्यों ऐसा बोलते हैं कि भाई ये चार्ज एनक्लोज्ड है वही फ्लक्स बनाता है? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हमने पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर जो लाइन से जो किसी भी मतलब अपन ने पढ़ा था ना कि कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस को चीरते हुए जा रही, तो अगर ये चार्ज अपनी फील्ड लाइंस बनाएगा, लेकिन जब तक बाहर कोई सरफेस नहीं होगी जो इसकी फील्ड लाइंस को चीरते हुए जाए, जब तक फ्लक्स बनेगा ही नहीं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी चार्ज को एनक्लोज होना जरूरी है। इसलिए अपन कहते हैं कि भाई जो बाहर वाला ये बना रहा होगा फील्ड, ये अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो सारे चार्जेस बनाते हैं, चाहे वो अंदर बंद हो चाहे वो ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दोनों की बन रही है, उसको जब मैंने ऐसे लिखा, और ये जो मैं छोटा सा डॉट में बनाता हूँ ना इंटीग्रल में, इसका मतलब होता है वो इनक्लोज सरफेस को, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, बस वो एक सिंबल है। ठीक है कि भाई थ्रू दिस एस सरफेस, जो क्लोज्ड सरफेस है उसका इंटीग्रल, उसमें जो अपन पढ़े, अरे थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, चलो पहले अपन फ्लक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स को अपन ऐसे लिखते हैं कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको अपन इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, विद यूनिट। और अब देखो ये अपन फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं क्लोज सरफेस के लिए, ई डॉट डी होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, तो दोनों है तो फ्लक्स के फॉर्मूले से मैंने इक्वेट कर दिया। लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से ये कहा गया कि इनक्लोज्ड चार्ज पे ही फ्लक्स डिपेंड करता है। देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये मैंने समझा दिया आपको, अब ध्यान समझना, ये भी फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। तो जब इस फॉर्मूले को आप इस सिस्टम के लिए अप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस एस, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस, बड़े वाले प्लस क्यू की भी आएगी और छोटे वाले क्यू की भी आएगी। यानी छोटा वाला भी मान लो प्लस का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की आएगी। देखो डॉट डी ई डॉट डी लगा दिया मैंने, नेट ई डॉट डी इज इक्वल टू, लेकिन जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है वो सिर्फ मैंने एनक्लोज्ड चार्ज लिखा, देखो सिर्फ मैंने एनक्लोज प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब ये फॉर्मूला लगाया मैंने तो मैंने पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखी, ये फॉर्मूला मेरा किसके बराबर है? क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मैंने सिर्फ एनक्लोज चार्ज लिखा। समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी आ रही है लेकिन चार्ज सिर्फ क्लोज्ड वाले का आ रहा है, क्योंकि फ्लक्स वही बनाएगा जो किसी सरफेस में होगा। जब तक सरफेस नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा होगा, बट कोई सरफेस ही नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चीर के जाए, तो जब ये कभी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये इसके पीछे का रीजन होगा, गॉस लॉ के पीछे का रीजन। इसलिए गॉस जो साइंटिस्ट है उन्होंने यही कहा कि इनक्लोज्ड वाले चार्ज ही फ्लक्स बनाते हैं। दैट्स द थिंग। अब गॉसियन सरफेस मैंने समझाई थी आपको कि इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, जब तक मैं इसको चार्ज नहीं करता, इसको मैंने क्लोज कर दिया, एस सरफेस मान लो कि इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है जिससे मैंने इस चार्ज को क्लोज कर दिया। और आगे अपन डेरिवेशंस भी करेंगे, तो जब तक मैं अपनी जैसे चार्ज वाली सरफेस को क्लोज नहीं करूंगा, जब तक मैं उसके लिए मतलब डेरिवेशन नहीं करूंगा, मतलब आप समझ रहे हो। जब अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना तो अपने को चार्ज को क्लोज करना ही पड़ेगा। अपन इसके आगे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिसमें अपन डेरिवेशंस करेंगे। तो जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे ना, ये वाला ये इनक्लोज वाला, तो आपको सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा, जिसके लिए आप एक गॉसियन सरफेस लोगे, चाहे फिर वो कोई भी शेप की हो, ठीक है। लेकिन उसकी भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए यूज होती है, जो वो सरफेस सब कैसी होनी चाहिए। गॉस लॉ लगाना है तुमको, एक सरफेस बनानी पड़ेगी सिंपल सी, लाइन में लिखा हुआ है।
ठीक है। अब इस सरफेस को अगर मुझे चूज करना है तो मैं कैसी सरफेस चूज करूं गॉसियन के लिए? शुड नॉट पास थ्रू चार्ज। अब मान लो जैसे ये आप आगे डेरिवेशन करोगे, एक लाइन ऑफ चार्ज है, इसके लिए आप डेरिवेशन करोगे इनफाइनाइट है, ठीक है, ये आगे बढ़ेगी। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस अपन ने यहाँ पे सिलेंड्रिकल ले रखी है, तो समझ रहे हो ये चार्ज शुड नॉट पास थ्रू चार्ज, मतलब ये तो समझ रहे हो कैसी, ये यहाँ मैंने बना रखा है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, ये बना रखा है इसलिए आपको लग रहा है चार्ज के ऊपर से जा रही है। समझो ये चार्ज है, मतलब ये लाइन ऑफ चार्ज है और इसके चारों तरफ सिलेंडर है, चारों तरफ है सिलेंडर, अंदर पॉजिटिव, ये यहाँ पे इसके सरफेस पे पॉजिटिव छोटे छोटे चार्ज है और इसके चारों तरफ पता है क्या हो गया, मान लो एक कपड़ा नहीं है, एक सिलेंडर है, तो ये उसको बस उसने चारों तरीके से ढक लिया, उसको टच नहीं कर रहा है, बस वो चारों जगह से उसको उसने पकड़ ऐसे रखा है, ठीक है, बीच में देखो मार्कर सरफेस से टच नहीं हो रहा, बस उसमें ढका हुआ है उसको आसपास, वो थोड़ा आप समझ पाए होंगे आई होप, है ना, समझ लो, मतलब ये इसके आगे बस पीछे ऐसे है, मतलब बीच में बस वो लगी हुई है ऐसे, और इसके आसपास सिलेंडर है जो उसको टच नहीं कर रहा है, इसके चार्ज को, वो उसके पास नहीं होगा, वो तो मैंने टूडी बनाया इसलिए आपको ऐसे लग रहा है, तो चार्ज से पास नहीं होता, बस उसको ढक देता है, वो एनक्लोज कर देता है, ठीक है, ढक देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए गॉसियन सरफेस के मैग्नीट्यूड टू बी मोर प्रिसाइज, देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट्स पे सेम होना चाहिए, यानी जो गॉसियन सरफेस का सिलेंड्रिकल पार्ट है इससे जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ई होगा, ऊपर वाले जो गोल वाली सरफेस है ये क्लोज सरफेस है, ठीक है पूरी, तो ऊपर वाली जो सरफेस है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई होगा, कर्व साइड वाली सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही पास होगी, यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस शुड मेक 0 और 90 विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी जा रही है, तो इसका एरिया वेक्टर तो नीचे वाली है ना, गोला है ना, गोला मतलब सॉरी डिस्क टाइप है ये क्लोज सरफेस, तो नीचे इसका एरिया वेक्टर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो दोनों 90 पे, तो मुझे ऐसे लेने हैं जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि देखो ना जीरो कॉस जीरो क्या होता है डायरेक्टली मेरे पास कितना होता है 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो मेरे को ऐसे एंगल्स लेने, और उसके लिए भी क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली सरफेस के उसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, दोनों 90। अब ये वाली जो सरफेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, उसका एरिया वेक्टर भी है 0 हो गया एंगल, तो इस तरह के आपको एंगल्स लेने जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल सिंप्लीफाइड हो थोड़ा इस तरीके का 0 और 90 वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट्स होते हैं। बाकी तो मैंने आपको आई थिंक समझा ही दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल चार्जेस, और फ्लक्स जो है सिर्फ इनक्लोज चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं, इतना मैंने आपको बता दिया, ये नोट कर लो पूरा, कुछ एक दो बातें और बतानी है। देखो अब एक दो बातें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स, अब वो और मतलब इसके दो की पॉइंट्स है, अब वो की पॉइंट्स देखो कुछ ऐसे हैं कि जब मान लो ऐसी कोई मैंने चार्ज को ना दो सरफेस से इंक्लोज किया, मान लो दो अलग अलग सेटअप ले लिए वेक्टर्स से, मान लो मतलब एक ही सेटअप ले लिया, चलो अब देखो मेरे पास एक क्यू चार्ज है, वह कुछ ऐसे इंक्लोज है प्लस क्यू चार्ज, समझ रहे हो। अब अगर आप ये ध्यान से देखो एक जैसा, चलो अलग अलग बना देते हैं, एक काम करते हैं अलग अलग बना लेते हैं इनको अपन। अब मान लो एक बड़ी गॉसियन सरफेस में मेरा प्लस क्यू चार्ज इंक्लोज है, और यही मेरा सेम प्लस क्यू चार्ज एक छोटी सरफेस में इंक्लोज है, समझ रहे हो, मतलब ये प्लस क्यू है, सेम चार्ज एकदम आइडेंटिकल है, एक बड़ी सरफेस एक छोटी सरफेस है, तो दोनों से फ्लक्स सेम ही बनेगा, और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चीर क्यों नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना भाई, कि भाई चार्ज बना रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उस पर डिपेंड करती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों सेम बनाएंगे ना, क्योंकि चार्ज तो सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों सेम बनाएंगे क्योंकि चार्ज पे डिपेंड करता है वो, ठीक है, तो चार्ज तो दोनों में सेम है, तो इसलिए अपन कहते हैं कि सरफेस बड़ी छोटी से फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स दोनों के लिए सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स होता है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नीचे कांस्टेंट है, और क्यू इनक्लोज दोनों के लिए प्लस क्यू है, और एप्सिलॉन नॉट नीचे कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए वैल्यू तो यही होगी ना फ्लक्स की, समझ रहे हो, तो इसलिए कहते हैं हम सेम है। अब दूसरी बात यह है कि अगर क्लोज सरफेस की मैं बात करूं, तो अगर मान लो मैंने क्यू चार्ज पे, ये क्लोज सिलेंडर है पता है, इसके दोनों एंड भी बंद है, इधर मैंने प्लस क्यू चार्ज को इनक्लोज कर दिया, या मैंने एक ये क्यूब में एक प्लस क्यू चार्ज को इनक्लोज कर दिया, तो क्लोज्ड सरफेस का क्या शेप है, ये क्लोज्ड है, ठीक है, पूरी क्लोज्ड सरफेस का क्या शेप है उस पर फर्क नहीं पड़ता, ये क्लोज्ड सरफेस सिलेंडर है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल है, यहाँ क्लोज सरफेस क्यूब है, तो दोनों में ही फ्लक्स अगेन सेम होगा, वो भी चार्ज पे डिपेंड करता है, और चार्ज दोनों में सेम है, देखो शेप पे भी फर्क नहीं, दोनों के लिए प्लस क्यूब है, एप्सिलॉन नॉट ही होगा ना फ्लक्स, समझ रहे हो, इनक्लोज्ड चार्ज सेम हुआ ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर साइज क्या है सरफेस का, शेप क्या है, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, नोट कर लीजिए, ये हो गया अपना ये बातें सारी कंप्लीट, ठीक है। सो चलते हैं टुवर्ड्स द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को एक गॉसियन सरफेस एस में इनक्लोज्ड कराया है, ठीक है, इसे इतना चार्ज है
जो गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। मान लो ना अभी स्फेरिकल सरफेस क्या हॉलो है, मतलब समझ रहे हो आप, बस एक स्फेरिकल सरफेस है और अंदर बीच में एक चार्ज है ना, अंदर एक चार्ज है। तो ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है जिसका रेडियस आर है। और मान लो इसका एक छोटा सा एलिमेंट मैंने इस गॉसियन सरफेस का डीए ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्लस वाला ऐसे ऐसे निकाल ही रहा होगा, तो एक बाहर निकाल दी मैंने, ऐसे निकल रही होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि इसका छोटा सा एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी तो भारी होगा। देखो इस तरह बन जाएगा, छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर ये बाहर हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होगी, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना, ये क्लोज सरफेस के लिए मैंने ये लगा दिया। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ई और डी के बीच का तो एंगल होता है, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, ई को बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा, इधर तो मेरा फ्लक्स ही चल ही रहा है, समझ रहे हो, और ये मेरा क्या हो जाएगा, और ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करूंगा मैं, डीए डीए छोटे डीए मिलके क्या बना लेंगे, पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया बना लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। भाई छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा स्फीयर का एरिया बन जाएगा ना, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, और आर तो एक ही है अपने पास, तो यही वाला आएगा, आर तो मतलब यही आएगा ना, और क्यू क्या है, मतलब आर क्या होता है मेरे पास, मतलब आर इसकी रेडियस हो गई, और जो क्यू है मेरे पास वो ये वाला पॉइंट ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये वाला चार्ज ही तो बनाएगा, ये तो चार्ज है, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इधर फ्लक्स ई चल रहा है मेरा, ठीक है, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब अगर मैं देखूं यहाँ पे फ्लक्स ई जो हो जाएगा के क्यू इंटू 4 पाई होगा, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट गया ना, के क्यू इंटू 4 पाई हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो मैं अगर पुट करूं, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम कांस्टेंट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, और ये क्या है, क्यू है इंटू 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो मेरे पास फ्लक्स क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह देखो मैंने सॉल्व कर दिया, देखो तो ये हो गया, ओके। सो कल जो मतलब अगला पिछला अपन ने टॉपिक पढ़ा था जिसमें था कि भाई माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, जो एक एक्सियल पॉइंट पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल की, तो जब क्या हुआ था, प्लस वाला जो चार्ज है उसको धक्का दे रहा था पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी धक्का देने की डायरेक्शन देखी, पी पॉइंट पे अपन ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा था तो रिपल्शन हुआ था, और माइनस क्यू वाला उसको खींच रहा था अपनी तरफ, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में गई थी जहां प्लस क्यू वाले की थी, क्योंकि प्लस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो प्लस वाले की कम, प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आई थी, तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में होती है, इसलिए हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू वाले की धक्का देने वाली साइड में ही आई थी, क्योंकि इंडिविजुअली इसकी धक्का देने की साइड में, और नेट वाली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस वाले की डायरेक्शन में आएगी, और डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, थीटा अपना, और मतलब ये दोनों चीजें अगर सेम डायरेक्शन में थी ना, इसलिए हमारा जो इसका आंसर आया था पॉजिटिव आया था, विच इज 2kp बाय आर क्यूब, या शॉर्ट डाइपोल से पहले वाला फॉर्मूला भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो इक्वेटोरियल है, याद करो उसमें डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई थी, दो कॉस के कंपोनेंट आए थे, याद करो। तो देखो ना, दोनों डाइपोल मूवमेंट ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जो आता है ना, ई और पी के बीच का एंगल अपने को देखना होता है जब अपन साइन लगाए आंसर्स में, तो मुझे उसमें मन से माइनस साइन आंसर में लगाना था, जो शायद मैं लगाना भूल गया हूं। तो अब जो केपी बाय आर क्यूब आई थी ना इक्वेटोरियल की, जो केपी बाय आर क्यूब या बिना शॉर्ट डाइपोल, ये शॉर्ट डाइपोल वाला दोनों में माइनस आएगा, ठीक है, जो इक्वेटोरियल के लिए था, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। अब आगे अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले आज का अपना जो अगला टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कर लेते हैं उसको। देखो अब गॉस लॉ अपन पढ़ चुके हैं, तो उसी से अपन कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ से मैं अगर कूलम लॉ को कैसे डिराइव करूंगा, अब हमने पढ़ा था गॉस लॉ क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट वाला जो है उससे अपन डिराइव करते हैं। तो फिगर अपना कुछ ऐसा होगा, मान लो सेंटर पे मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है ना, ये चार्ज है, ठीक है, और ये रही गॉसियन सरफेस, ये रही गॉसियन सरफेस जो इस चार्ज को इनक्लोज कर रही है। अब मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस, अब ये वाला चार्ज ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं गॉसियन सरफेस पे मैंने एक छोटा सा डीए एरिया ले लिया, तो डीए एरिया का एरिया वेक्टर बाहर होगा छोटा सा, ठीक है, ध्यान से देखना, डीए वेक्टर का एरिया वेक्टर बाहर होगा, और यहाँ पे जो प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बाहर निकाल रहा होगा, तो ये इस वाले मतलब यहाँ पे इस वाले एरिया वेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही बाहर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ऐसा होगा, थोड़ा छोटा हो गया, एक सेकंड वो हेडिंग में मिटा देता हूं।
कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ हम कर रहे हैं, तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे दो डीए वेक्टर, यहाँ पे डीए वेक्टर भी बाहर की डायरेक्शन में होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की डायरेक्शन में आई होगी प्लस चार्ज की, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 लिखेंगे अपन। चलो ये मैंने आपको फिगर समझा दिया। अब अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी क्या होता है, ये सिंबल भी लगा लेते हैं, है ना, क्लोज सरफेस वाला, वो किसके बराबर होता है, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E को अब पहले क्या क्या हो जाएगा, E डी cos 0, ठीक है, cos 0 तो मैंने बता दिया क्यों हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में बाय एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 तो गया, ठीक है, E में अब cos 0 गया ना, क्योंकि वो तो 1 होता है, तो E डॉट डी अंदर बचा विच इज Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह E करके मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम ही निकालेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मतलब मैं E को बाहर ले लेता हूं, ठीक है, E फिर डीए बचा अंदर। अब जो डीए यानी क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूरे गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन होगा जिसका रेडियस बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये मैंने बताया था कल, क्या होता है, बड़ा स्फेयर होता है जिसके अंदर एक चार्ज प्लेस है, तो गॉसियन सरफेस से ढकते हैं हम पूरे स्फेयर से, तो ये 3D स्फेयर है, पता है, जो उसको ढक रहा है वो एक स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, छोटा छोटा इंटीग्रेट करके 4πr²। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह kq/r² नहीं करेंगे रिप्लेस, ठीक है, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपन ने पढ़ा था कि भाई फोर्स होता है Q नॉट इंटू E। अब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे धक्का देने की डायरेक्शन में, मान लो ये कोई P पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा होगा ना पॉजिटिव, जिसपे धक्का लग रहा होगा अंदर, अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा जिसपे धक्का लग रहा होगा, तो हम यहाँ पे फोर्स, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में बीच वाला जो प्लस Q चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वाले पे कितना फोर्स लग रहा होगा, वो क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा ना, तो Q नॉट इसका चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लो, F/Q नॉट। अब इसको यहाँ पे क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं, कूलम्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं ना, तो फोर्स तो चाहिए ही, कूलम्स लॉ में फोर्स आता है ना, सही है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे अपने को कि ये फॉर्मूला चाहिए क्योंकि हमको कूलम्स लॉ में फोर्स चाहिए होता है। और देखो दो चार्जेस भी चाहिए रहते हैं, तो एक तो अपने पास खुद आ गया, अच्छा इनक्लोज क्यों लिख रहा हूँ मैं, तब से इनक्लोज की जगह प्लस Q लिख दो ना, तो इनक्लोज हटा दो, यहाँ प्लस Q लिख दो, प्लस नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ जाना प्लस ही है, ठीक है। अब अगर आप ये दिमाग लगाओ तो ये Q हो गया अपने पास भाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या क्या भाई देख लो कुछ, अब कैसे कर सकते हैं, फोर्स एक साइड, फोर्स तो चाहिए ना, उसको एक साइड कर दो, Q नॉट बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट होता है, कि आप लिख लीजिएगा K Q, अरे मैंने दो बार Q लिख दिया, Q नॉट, Q नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट को मैंने K लिख लिया, नीचे से r² बचा, Q नॉट बाय r², Q1 Q2 बाय r² जैसा प्रूव हो गया ना, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे की डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन जो पता है आगे की डेरिवेशन क्या करने वाले, अब अपन अब करने वाले, अब हेडिंग डाल लो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसकी मदद से हम अलग अलग मतलब चीजों के लिए वो निकालने वाले, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो अब अपन निकालने वाले हैं, मान लो अगर मेरे पास ये लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज, लॉन्ग इनफाइनाइट मतलब ये रॉड चलती जाएगी, है ना, और इसमें मान लो पूरी रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, अगर मान लो कोई P पॉइंट पे, लेटेस्ट यहाँ पे P पॉइंट पे मैं इसके लिए निकाल रहा हूं। अब मैंने बताया था यहाँ गॉसियन सरफेस मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ जो इसको इनक्लोज करे। अब देखो यार मैं कैसे इनक्लोज करूँ, यहाँ तो ऐसा लगेगा आपको इसमें से पास होगी थोड़ी सी, बट 3D में इमेजिन करो एक सिलेंडर बनाएंगे यहाँ पर, सिलेंडर के बीच में एक रॉड रखी हुई है, बीच में उसको टच नहीं करी, सिलेंडर का खाली एरिया जो अंदर है ना उसमें एक रॉड बीच में से रखी हुई है और चारों तरफ से सिलेंडर का कर्व एरिया है, तो ऐसे बना रहे। अब अभी तो 2D में बना रहा हूं तो आप थोड़ा समझ जाना, एक सिलेंडर है जो उसको ढक रहा है ऐसे, खैर थोड़ा बड़ा बना दिया, यहीं तक बनाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा आपको रॉड से पास होके जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, रॉड उसके अंदर है, 3D में अगर आप इमेजिन करना तो। ये गॉसियन सरफेस है और मान लो इस P पॉइंट पे मुझे निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, लॉन्ग इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी P पॉइंट पे यहाँ पे कोई आर्बिट्री पॉइंट पे अपन निकाल रहे हैं। अब अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे हम निकालते हैं, तो वो 0 बनानी चाहिए एरिया वेक्टर के साथ 90, जब गॉसियन सरफेस के की पॉइंट्स पढ़े थे। तो अब देखो वो गॉसियन सरफेस अपन ने दिमाग से सिलेंडर क्यों ली, यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे ना पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने बोला था सेम लेंगे अपन, E डॉट डी वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे जनरल, विद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम लेके चलेंगे गॉसियन सरफेस के हर पार्ट से। देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ये पूरा क्लोज्ड है सिलेंडर, ठीक है, तो नीचे एक डिस्क लगी होगी जो उसको ढक्कन लगा होगा, जिसको क्लोज करा होगा सिलेंडर को, इमेजिन करो।
तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में होगा, राइट। एरिया वेक्टर बाहर के, अभी तो अपन डीए ले रहे हैं, अभी मान के चलते हैं कि मैंने छोटा सा एरिया वेक्टर लिया, ठीक है, तो डीए लेके चलते हैं ना, अभी एरिया पूरा डीए लेंगे और इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, डीए लेंगे, ठीक है यहाँ पे, और दोनों ही डीए होंगे ना, क्योंकि भाई इसका ये भी जो सर्कुलर पार्ट है नीचे उतनी साइज का सर्कुलर पार्ट होगा, तो एरिया छोटा छोटा अपन डीए डीए सेम ही लेंगे। इंटीग्रेट करने पे पूरा ए भी सेम ही आएगा कि दोनों एक ही मतलब सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट्स हैं। अब मान लेते हैं सरफेस पे कोई अगर मैंने छोटा डीए ले लिया तो उसका डीए एरिया वेक्टर यहाँ, अभी फिलहाल में मैं डीए डीए सेम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं इसको डीए 1 ले लेता हूँ, उसको डीए 2 ले लेता हूँ, अभी मैंने गलती से सेम बोल दिया, बट इंटीग्रेट करूंगा ना मैं, तो अभी मैं यहाँ पे डीए 1 2 3 इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ कि ये इस पार्ट के लिए 2 वाला है, इस पार्ट के लिए 1 वाला है, इस पार्ट के लिए 3 वाला है, ठीक है। तो मैंने इसलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रू आउट मान के चल रहा हूँ, इधर से ऐसे पास हो रही है, ऐसे ऐसे टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ऐसे, ठीक है। मैं एक एरो बस बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, बाकी आप समझ जाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ ऐसे बन रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे बन रही है तो इस वाले के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर हो गई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसी जा रही है, और लेकिन इस वाले के लिए तो 90 पे हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, इस वाले के लिए भी 90 पे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये यहाँ पे फंडा। अब देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हर जगह सेम लिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम ही है, अभी फिलहाल में अपन हर जगह ई ही लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे वेक्टर में ये बना रहा हूँ, इसका मतलब है तो सबके लिए सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड अपन हर पार्ट के लिए सेम लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे याद रखो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई जितनी पूरी पास एक ही साइड एक ही साथ हो रही है पूरे में से पास, तो हर जगह से सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पास हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, गॉस लॉ लगाऊंगा। सबसे पहले अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने पढ़ी थी, आपको बता दी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। मान लो इस पूरी रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्योंकि तो लेंथ के वाइज है ना, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, वो बात की बात है। चलो अभी लिख के रख लो। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ दिमाग लगाना, लिखा है एक ही बार इंटीग्रल है, पर इंटीग्रल ना 3 बार खुलेगा, एक बार इस सरफेस के लिए खुलेगा, एक बार इस सरफेस के लिए खुलेगा, एक बार ये वाली कर्व सरफेस के लिए खुलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, अब देखो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबके लिए सेम होगा, तो ई वेक्टर, तो मैं ई वेक्टर सबके लिए सेम लूंगा, है ना, डॉट DA1 वेक्टर, ठीक है, पहली सरफेस के लिए हो गया, पहली सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, प्लस ई वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, दूसरी सरफेस, दोनों क्लोज सरफेस हो गई, दोनों ये वाली सर्कुलर, अब कर्व सरफेस के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा ई वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर, विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सब में वो लगा दो, ई DA1 cos, अब देखो इन सरफेस के लिए तो cos 90 है, DA1 क्या है, 1 वाली ये वाली सरफेस है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, ई और डी के बीच का एंगल चाहिए जो कि 90 है, प्लस दूसरी वाली सरफेस 2 वाली सरफेस पे भी 90 एंगल है, देख लो भाई, ठीक है, ई DA cos 90, ठीक है, और तीसरी सरफेस के लिए क्या है, डॉट, है ना, और प्लस ई DA cos 0, देखो कर्व सरफेस दोनों सेम डायरेक्शन में, कर्व सरफेस के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में। अब क्यू इनक्लोज देखो कैसे निकालते हैं, लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूं मैं इसको। अरे देखो अब चार्ज तो अपन वही वाला लेंगे ना जो इस क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड होगा, हमारी कैलकुलेशन में अपन ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा रहा हूं तो इनक्लोज चार्ज देखते हैं बस, तो इनक्लोज्ड चार्ज, अब देखो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी, लैम्डा इंटू एल। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि मुझे यहाँ पे चाहिए तो मुझे इनक्लोज चार्ज ही ना, तो मैं अपने हिसाब से क्यू बाय एल तो होता ही है, लेकिन हमारे को कौन सा चार्ज चाहिए, इनक्लोज चार्ज, तो हमने इनक्लोज्ड चार्ज कितना है पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यार वैसे भी ये रेशियो तो थ्रू आउट, अगर मैं छोटा सा भी ले लूं dq बाय dl ले लूं तो भी ये रेशियो तो कांस्टेंट ही रहता है ना, तो मतलब मैं यहाँ पे इनक्लोज चार्ज के लिए कुल मिला के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इनक्लोज चार्ज के लिए मैंने ले लिया, cos 90 वाले सब जीरो हो गए, सारे इंटीग्रल, cos 90 जीरो होता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं सॉल्व। अब मेरे पास ई DA cos 0 बचा, अब मैंने बताया देखो क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकाली ना, तो लैम्डा एल डाल दो क्यू इनक्लोज की जगह बाय एप्सिलॉन नॉट, अपने क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकाल तो ली। आप तो भाई इस पे इतना लोड न लो, अब इतना समझो कि भाई लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, और यहाँ पे हमको अगर ये वाला फॉर्मूला में लगा रहा हूं तो मुझे सिर्फ इनक्लोज चार्ज चाहिए, और कितना इनक्लोज्ड चार्ज है पर यूनिट लेंथ, बस तो मैंने वो निकाल लिया। तो देखो उसकी वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे, चलो इंटीग्रेट कर देते बच्चों को, ई DA बचा कि cos 0 1 होता है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एक सेकंड है ना, ठीक चल रहा है ना। अब ई को बाहर ले लो,
ई को बाहर ले लो। अब अगर आप ये दिमाग लगाओ तो अंदर में डीए बचा। अब आपको डीए कौन सा इंटीग्रेशन करोगे, डीए यानी कि कर्व, सिर्फ ऊपर वाले नीचे वाले ढक्कन भूल जाओ, सिर्फ कर्व्ड सरफेस के छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलता है। तो अब ये याद रखना, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया उसके छोटे छोटे एरियाज का मैं इंटीग्रेशन करूं तो उसका पूरा एरिया जो मुझे कर्व सरफेस का मिलता है ना, अगर मान लो सिलेंडर की पूरी लेंथ एल है तो 2 पाई आर एल मिलता है। ठीक है, तो मुझे एरिया का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, 2 पाई आर एल। छोटे छोटे कर्व्ड वाली सरफेस में छोटे छोटे एरियाज का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे 2 पाई आर एल मिलता है। कहीं नोट कर लेना ये फॉर्मूला। ठीक, एक सेकंड, हाँ 2 पाई आर एल। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी ना भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखते हो ना तो लेंथ तो इसकी छोटा एल है ना, यहाँ छोटा एल लिखते हो ना, लेंथ तो छोटा एल है ना, तो यहाँ छोटा एल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे छोटा एल लिख लो आप, लैम्डा एल। ठीक, तो 2 पाई आर एल और यहाँ पे छोटा एल आएगा क्योंकि अपनी जो लेंथ जो सिलेंडर की है हमको वही लेके चलनी है। ठीक है, और वैसे भी देखो ना यार, हमको सिर्फ इतना इनक्लोज चार्ज चाहिए, सिलेंडर में जितना आ रहा है, और सिलेंडर में इतना चार्ज आ रहा है तो उसको मैंने क्यों इंक्लोज कर दिया, और जो सिलेंडर में जितना चार्ज आ रहा है वो कितनी लेंथ में आएगा उतना ही चार्ज, इतना बार देखो ना, यहां से लेकर यहां तक का चार्ज जो आ रहा है वो एल लेंथ में ही तो आ रहा है। तो मैंने नीचे जब भी छोटी एल लेंथ लिखूंगा ना तो सिलेंडर की लेंथ आएगी ना वहां, तो बस वो लिख लिया मैंने, तो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई काटो भाई, क्या कट रहा है, एल से एल कट गया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहो थोड़ा सा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लैम्डा बन जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 4, 2 या 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, के बन जाएगा, तो ऊपर के लिख लोगे नीचे आर, तो 2 के लैम्डा। आई होप ये स्टेप जो मैंने जल्दी जल्दी में बताया समझ गए होंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 पर 2 लैम्डा बन गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, नीचे आर बच गया, 2 के लैम्डा बाय आर। ये दो फॉर्मूले हो गए, ये वाली डेरिवेशन होती है कंप्लीट, नोट कर लीजिए। ओके, सो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अपन लार्ज इनफाइनाइट थिन शीट के लिए, जिसपे पहली होगी वो कंडक्टिंग, पहली होगी नॉन कंडक्टिंग शीट, दूसरी होगी कंडक्टिंग शीट। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिएगा। पहले अपन कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, अब मान लेते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट हमारे पास कैसी है, पहले फिगर बना लेते हैं। लेट अस से ये रही मेरे पास नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, ये मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, और 3D में इमेजिन करो उसको चीर, मतलब देखो सिंपल समझना है, यहाँ पे जो इसको गॉसियन सरफेस जो है ना अपन सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इसके इस पार्ट से पास हो रही है, इसमें इतना चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पूरे पे चार्ज प्लस 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 प्लस, देखो इसमें पूरे पे चार्ज प्लस है, ठीक है। अब ये मैंने इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ले ली। अब ये जो गॉसियन सरफेस है मेरे पास, उसने भी कुछ अंदर चार्ज इंक्लोज किया होगा, मान लेते हैं। अब पता है देखो, ये पूरे चार्ज में से पास नहीं हो रही है, ये बस हल्के से उस एरिया में से निकल जा रही है, ठीक है। अब हल्के से उस एरिया में से निकल जा रही है तो इतने चार्ज को इंक्लोज कर रही है। हमने वैसे पढ़ा था कि एरिया अगर वो चार्ज से पास नहीं होनी चाहिए, पर इस वाली शीट के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि जो मेरा गॉसियन, अब देखो यार शीट में तो गॉसियन सब ऐसे निकलेगी, तो अब हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब को पास कराते हैं जो पूरे चार्ज को अफेक्ट नहीं करता, बस वो शीट के एक हिस्से में से पास होता है। तो अपने को उसको ऐसा समझना, एक हिस्सा मतलब सिर्फ इतने एरिया में से, जितना सर्कुलर एरिया इन क्रॉस सेक्शंस का उतने सर्कुलर एरिया में से पास होता है, और सिर्फ थोड़े से चार्ज को इंक्लोज करता है, ठीक है ना। प्रॉपर पूरा चार्ज से पास नहीं होता, बस कुछ चार्ज को ये इंक्लोज कर देता है अपने अंदर, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं, और देखो ये सेम प्लस चार्ज शीट के पीछे भी है, तो सेम अगर शीट के पीछे भी है ना, तो शीट के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां जाएगी, क्योंकि पीछे वाला प्लस चार्ज प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। शीट का पीछे वाला हिस्सा भी पॉजिटिव है, तो वो भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा दूर, और ये प्लस वाला ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा इस साइड। पीछे वाला ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और आगे वाला ऐसे बनाएगा, दोनों साइड चार्ज है, ठीक है। तो सिंपल सा ये फंडा है यहाँ पे, तो और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी, ठीक है, ये फंडा है, मतलब दोनों ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड लगेगी। अब अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊं तो इसका एरिया वेक्टर डीए वेक्टर बाहर निकलेगा, इसको फर्स्ट कह देते हैं, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। मैग्नीट्यूड में थ्रू आउट सेम ही लेने वाला हूं, तो मैं ई वेक्टर ही लिख रहा हूं, अभी प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे अपन, बस आपको थ्रू आउट ये मान के चलना है कि ई ही है बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, और यहाँ पे डी एक टू वेक्टर है मान लो, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई अमाउंट ही पास हो रही है, ठीक है।
तो बस हमको ये मान के चलना है, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। और मान लेते हैं इस वाली साइड के लिए नीचे इसका छोटा सा एरिया वेक्टर होगा DA3 वेक्टर, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके लिए 90 बन गया। और वैसे इस साइड भी करते हैं ना यही सेम फिनोमेना, तो भी 90 बनता। तो कोई सा एक मान के चलो अपन को 90 लेना है। अब आगे सारे फ्लक्सेस को अपन क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली सारे फ्लक्स को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन सारे फ्लक्स को ऐड करने के लिए मैं हर सब 3 इंटीग्रेशन बनाऊंगा अलग अलग, ठीक है, तीनों साइड की फ्लक्स को ऐड करना है ना, तो 3 अलग अलग, क्योंकि ये क्या फ्लक्स है ना, तो तीनों साइड के अलग अलग मतलब मैं करूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। E वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब यहाँ पे Q इनक्लोज कैसे निकलेगा भाई, सिग्मा होता है, ये तो एरिया है ना, तो यहाँ सिग्मा आएगा, चार्ज इनक्लोज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो मेरा चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया, ठीक। तो मैं आपको कर दूंगा, तो पहले वाला हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, पहले वाले में cos 0 है, EDA cos 0, तो मैं सिर्फ EDA लिख रहा हूँ, ठीक है, cos 0 आप कर लेना, ठीक है ना। तो अपन थोड़ा क्या जल्दी कर लेते हैं इसको। अब आप तो समझ चुके पिछले वाले में भी क्या हुआ था, ऐसे ही हुआ था, ठीक है जी। EDA2 cos 0 ये 1 था, ये cos 0 हो गया, और ये हो गया EDA3 हो गया। बस इस स्टेप में मैंने cos वाले को सॉल्व किया है। और सॉरी, एक तो कोई सा 0 होगा ना, कौन सा, DA3 वाला 0 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं खुद से। आप समझ जाना कि DA3 वाले के लिए cos एंगल 0 है, इसलिए मैंने हटा दिया। Q इनक्लोज की वैल्यू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब E को बाहर निकाल लेंगे, EDA1 प्लस अगेन E को मैं बाहर निकाल लूंगा, सॉरी E को मैं बाहर ले लिया, DA2 इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, चाहे DA1 को इंटीग्रेट करो चाहे DA2 को इंटीग्रेट करो, तो सर्कुलर एरिया मिलेगा पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर ही होगा, और जितना ये दोनों सर्कुलर एरिया है उतना ये बीच वाला भी है, तो होगा ये A ही, और इन दोनों को इंटीग्रेट करने पे भी A ही आएगा, क्योंकि देखो ना तीनों सर्कुलर ही है और तीनों का एरिया भी सेम होगा। तो इसको जैसे ये A था, तो इनको इंटीग्रेट करने पे भी A ही मिलने वाला है, साइड वाले सर्कुलर एरियाज को, ठीक है। तो ये भी E हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे सिग्मा A बाय, समझे आप मेरी बात, यानी ये छोटे छोटे इसके DA को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा A यानी पाई आर स्क्वायर मिलेगा, इसके लिए भी पूरा पाई आर स्क्वायर A मिलेगा। इसके तो इंटीग्रेट नहीं करा, डायरेक्ट A लिखा, लेकिन ये भी A ही होगा, तीनों A होंगे, तीनों सर्कुलर एरिया। तो ये हो जाएगा 2EA सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, A से A कट जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा, और नहीं आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट के लिए आ गई है, और अब ऐसे आपने 2 प्लेट रख दी, एक ऐसे एक ऐसी, तो उसके लिए फिर सिग्मा बाय, मतलब वो तो डायरेक्शन पे खैर डिपेंड करता है, ठीक है, कि भाई अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों की ऐड हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाती है। खैर वो क्वेश्चन की बात है, अभी तो आप इतना समझिए, डेरिवेशन अपनी ही हो गई, ठीक है। अब यहीं पे अगर मेरे पास ये तो नॉन कंडक्टिंग शीट थी, अब कंडक्टिंग शीट में ना आपको एक अजम्पशन मान के चलनी, मतलब फिलहाल में तो वो अजम्पशन है, उसको आगे अपन और पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में, बट फिलहाल में एक अजम्पशन ये होती है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं ना उनके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो अभी आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, बाकी ये तो अपन आने वाले चैप्टर्स में, शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे ना। हाँ, तो अब सेकंड फिलहाल में आप इतना समझो कि देखो, अब मैं अगर इसको आपको समझाऊं, ठीक है, तो कैसे, अब देखो यहाँ पे कंडक्टिंग शीट लेंगे ना, तो मैं क्या मान, शीट के इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है, इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, उस वाले फैक्टर को भी अपने को लेना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे थिकनेस भी कंसीडर करूंगा कि थिकनेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो लेट अस से ये मेरी शीट की थिकनेस है, थिकनेस, और ये उसका सामने वाला हिस्सा है, शीट का सामने वाला हिस्सा, समझ लो, ये शीट की मोटाई है कुछ, और ये सामने वाला फेस है, यानी कुछ अलग शीट की मोटाई और सामने वाला फेस मैंने आपको दिखाया है, साइड से इसकी मोटाई दिख रही होगी शीट की। तो यहाँ पे क्या है, मान लो पूरे पे प्लस चार्ज है, और आपको यहाँ पे ये आप कंसीडरेशन है फिलहाल में, आप लिख लीजिएगा। तो अभी इस वाली डेरिवेशन को वे करने का कुछ ऐसा ही है, तो अपने को ऐसे ही सोचना पड़ेगा इसके लिए। कैसे समझोगे अब इसको, अब यहाँ पे ना अपना जो गॉसियन सरफेस है वो भी सिलेंड्रिकल होगा, और वो भी ऐसे ही जाएगा, और वो मान लेते इतने एरिया में कुछ प्लस चार्ज को इनक्लोज कर रहा होगा, ठीक है, शीट का कुछ प्लस चार्ज को इनक्लोज, थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया सर्कुलर एरिया, बट सारे सर्कुलर एरिया 1 2 3 तीनों सेम ही होंगे, ठीक है। थोड़ा ये क्रॉस सेक्शन को आप ये थोड़ा और मोटा बना लीजिएगा, इसकी मोटाई को थोड़ा और ज्यादा दिखा के, और तीनों गोले सेम बनेंगे, ठीक है, सेम। अब देखो अगेन मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सारी ऐड करूंगा, क्योंकि फ्लक्स हर जगह से बन रहा होगा। तो E डॉट DA1 मान लेते हैं, इसके अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जाएगी ना प्लस वाले चार्ज से दूर, तो यहां से क्या बनेगा, DA1 वेक्टर, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए इसका DA2 वेक्टर यहाँ पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, ठीक। इस वाले को कुछ नहीं करोगे क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो इधर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लिख देना, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इसके लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, है ना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी इसके लिए डायरेक्ट। तो इसको आपको बात करने की जरूरत नहीं, इसका इंटीग्रल ही नहीं बनेगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो ई डी ए वन, ई डॉट डी ए वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए थ्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगेन यहाँ क्यू इनक्लोज क्या होगा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी क्यू इनक्लोज पर यूनिट एरिया। तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा इनटू एरिया। तो उसकी वैल्यू हमें जल्दी से डाल देना। और क्या अब मैं डायरेक्ट, ठीक है, इसके लिए cos जीरो होगा, cos जीरो होगा ना फर्स्ट वाले के लिए, ध्यान से देखो। तो मैं ईडीए लिख देता हूँ, cos जीरो आप समझ जाना, cos जीरो हो गया तो डायरेक्ट ईडीए बन गया वो, ठीक है। फर्स्ट वाली डेरिवेशन में सब कुछ डीप में बता दिया था, ठीक है, लॉन्ग लाइन वाले में, ठीक है। इसके लिए ईडीए cos 90 हो जाएगा, ईडीए, चलो इसको तो फिर मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है। ईडीए cos 90 हो जाएगा, समझ जाना, ईडीए cos 90 के कारण जीरो हो गया। और थर्ड वाला क्यों जीरो होगा, मान लेते हैं ये मेरे पास थर्ड वाला एरिया है, इसका थर्ड वाले का एरिया वेक्टर मान लो ऐसे निकल रहा है, तो लिख देना दिस इज जीरो बिकॉज cos 90 है, और दिस इज जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेरे पास जीरो है। ये अंदर वाले के लिए, अंदर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो ये वाला इंटीग्रल भी हट गया, ये वाला इंटीग्रल cos 90 के कारण हट गया, सेकंड वाला, थर्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के कारण हट गया, सिर्फ एक ही इंटीग्रल बचा, क्यू इनक्लोज की वैल्यू डाल दो, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला इंटीग्रल क्यों हटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ये इंटीग्रल क्यों हटा, क्योंकि ई डीए टू cos 90 था, ई डीए टू cos 90 के कारण ये पूरा हट गया। तो आप एक स्टेप और बढ़ा के लिख दीजिएगा, और ई डीए बचा, ई बाहर ले लो, और अंदर आप क्या करोगे, डीए का इंटीग्रेशन करोगे, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या करोगे, डीए का इंटीग्रेशन करने पे कौन सा है मेरा पार्ट, डीए, आई थिंक कौन सा डीए वन है ना, डीए वन का इंटीग्रेशन करोगे पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर में जाए, उसको ए कह रहा हूं मैं अभी, और ये वाला भी तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, मेरे पता है तीनों सेम होंगे, तो ये ए से कट सकता है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया तीनों। ये क्या बीच वाला छोटा वाला सर्कुलर एरिया बीच वाला, और ये क्या है, ये साइड वाला सर्कुलर एरिया, दोनों ही बराबर है ना, है तो दोनों सर्कुलर और बराबर होंगे, ठीक है, तो कट जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये एक प्लेट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई, इस तरीके के लिए जो कंडक्टिंग हो, देखो उसके लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, उसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थी नॉन कंडक्टिंग के लिए, नोट कर लीजिए। ओके, सो बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। जैसे अपन ने शीट के लिए करा, लॉन्ग लाइन के लिए करा, अब अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ भी पूछते हैं, सब कुछ अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर अपने पास मान लो लेट अस से ये रहा अपने पास हॉलो स्फीयर, अब मुझे हॉलो स्फीयर है, ठीक है, खाली खोखला है, खोखला, और मान लो इसमें जो चार्ज है वो इस तरह फैला हुआ है, इस स्फीयर है, ठीक है, अच्छे से बना लीजिएगा। और अब पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके इनसाइड निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर मैं इसके आउटसाइड निकालूंगा। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मान लो गॉसियन सरफेस पता है क्या है, अब मेरे पास ये चार्ज है, थोड़ा यार मैंने छोटा बना दिया, चलो ठीक है, ये मेरे पास चार्ज है, अब मुझे इसके अंदर निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं गॉसियन सरफेस उसके अंदर लूंगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये नहीं, मान लो मेरी गॉसियन सरफेस छोटी सी है ना, ये अरे आप थोड़ा ना सेंटर में बना लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से बनाना एकदम। और पता है क्या करना है, ये बाहर वाले को थोड़ा बड़ा बनाना और अंदर वाले को भी थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है, मैंने बना दिया, ठीक है। अभी अगर ये मेरी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का मान लो रेडियस छोटा आर है, और ये हॉलो स्फीयर का सेंटर से कैपिटल आर रेडियस है, ये डिनोशंस हो गई सारी। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं काम की, तो ध्यान से सुनना, अपना जो फॉर्मूला अपन अभी तक कर रहे हैं जिससे सॉल्व, तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अगर जैसे अपन ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो यहाँ पे अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज निकालते हैं। अब गॉसियन सरफेस तो ये अंदर वाली है, जिसके अंदर तो कोई चार्ज इंक्लोज है ही नहीं ना, जो चार्ज है उसके बाहर है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज इंक्लोज है ही नहीं ना, तो अपन सबसे मेन बात ये कि इंक्लोज चार्ज अपना जीरो हो जाएगा। तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा ईडीए कॉस थीटा। अब पता है काम की बात ये है कि ये जीरो हो जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो अगर ये वाला फैक्टर पूरा जीरो हो गया, अब देखो थीटा हमको पता नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ई डी ए कॉस थीटा अगर मैं इसको लिखूं कॉस थीटा, और ये जीरो हो गया। अब अगर ये चीज जीरो है और ये चीज अगर जीरो के बराबर है, तो ये पूरी क्वांटिटी भी जीरो होगी, एलएचएस वाली। अब अगर ये क्वांटिटी जीरो होगी, तो ये क्वांटिटी कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण जीरो होगी, क्योंकि एक भी चीज यहाँ जीरो हो गई तो पूरी क्वांटिटी जीरो होगी। अब थीटा का तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई, थीटा का कुछ भी हो सकता है, एरिया। अब अगर मान लो मैं गॉसियन सरफेस पे गॉसियन सरफेस का ही लूंगा मैं, डीए तो है ना, छोटा सा डीए ले लूं, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा उसमें एरिया, वो जीरो तो नहीं होगा, तो डीए तो कभी जीरो होगा नहीं। अगर छोटा सा भी डीए भी ले लूं तो जीरो तो नहीं होगा, जीरो वो भी नहीं होगा। और अगर अब यहाँ पे सिंपल सा पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता, तो थीटा के लिए अपन कुछ कह नहीं सकते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है मेन, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है। और अगर ये पूरी चीज जीरो हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी, तो अगर ये पूरी चीज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो ये वाली क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी,
तो इससे अपने को ये पता चलता है कि जो हॉलो स्फीयर है उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उसके इनसाइड, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हॉलो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। हॉलो कंडक्टर अभी है तो ये हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन हाँ ताकि आप अभी समझ पाओ तो मैंने प्रूव करके बता दिया। अब ये तो इनसाइड निकालनी, नोट कर लो, आउटसाइड निकालते हैं। अगर मान लो मुझे इधर आउटसाइड निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस हॉलो कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लेट अस से ये रहा मेरा बस चार्ज, थोड़ा मैंने आपकी बार बड़ा बनाया, और ये रही गॉसियन सरफेस, ठीक है, और ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, एक सेकेंड, ये रही मेरी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी होगी देखना, ये रही मेरे पास गॉसियन सरफेस, और अंदर ये चार्ज है। अब क्या हुआ, अब देखो चार्ज जो है ना, अब मेरे को बाहर निकालनी है तो मैंने गॉसियन सरफेस बाहर ले ली। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालनी है तो गॉसियन सरफेस अपन ने बाहर ले ली। अब अगर बाहर ले ली मैंने गॉसियन सरफेस, तो बस सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब लेट अस से ये जो इस पे पूरा चार्ज है हॉलो स्फीयर पे, वो Q अमाउंट का चार्ज है, सारे प्लस चार्ज जो इस पे लगे हुए हैं ना, ये जो अंदर वाले जो हॉलो स्फीयर पे जो प्लस चार्ज है उस पूरा मिला के कैपिटल छोटा Q बन रहा है चार्ज में ना, उस पूरे को, ये जो पूरा प्लस चार्ज है ना उसको मैंने Q कहते हैं भाई, Q चार्ज है इसके पास टोटल, ठीक। अब हाँ, तो अब गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो गया Q चार्ज, तो Q बाय एप्सिलॉन इनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। E dA cos जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा होगा, सेम पैटर्न जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बाहर, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर लेते हैं तो वो तो बाहर होगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। चलो जल्दी से जीरो लिख लो, E dA cos जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E को बाहर ले लो, अंदर dA बचेगा, Q बाय, ये वाली स्टेप अपन काफी बार कर चुके हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो dA का इंटीग्रेशन करोगे, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन होगा, जो कि एक स्फीयर है ऑफ रेडियस, इसका रेडियस अपन इस केस में बड़ा r मान लेते हैं, और हॉलो सरफेस का हॉलो वाला जो है इसका छोटा r मान लेते हैं। तो बाहर वाले के अगर मेरे पास, अब अंदर क्या है, ये सिर्फ, ये पूरा एक स्फीयर भी है, समझ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ अंदर वाला, इसके पहले वाली डेरिवेशन जो अपन ने इनसाइड निकाली है ना, तो यहाँ पूरा एक स्फीयर है, जो प्लस चार्ज है ना इससे बना हुआ पूरा एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर के लिए अपन गॉसियन सरफेस लिए, तो डी क्या हो जाएगा, अब गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, और छोटी छोटी एरिया का इंटीग्रेट करके ये मिल गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए ना, तो Q बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन, उसमें भी क्या किया था मैंने, हॉलो स्फीयर के अंदर ले ली थी गॉसियन सरफेस के पहले, और इधर बाहर ली, क्योंकि मेरे को बाहर निकालनी है यहाँ पे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैं K लिख लूंगा, तो K बाय 4 पाई एप्सिलॉन तो गया बाय R स्क्वायर। तो ये सेम फॉर्मूला इस तरीके का ही आया, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी अपन ने यही पढ़ा था, ठीक है। बाकी इसके लिए भी यही आता है, नोट करो। अब एक काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिससे बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने की, ठीक है। वो ग्राफ कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है। अब देखो, मान लेते हैं कि भाई यहाँ कुछ समय तक तो देखो, जब तक मैं इस हॉलो स्फीयर की रेडियस तक नहीं आ जाता इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इनसाइड जीरो होती है, तो आप अब बाहर वाले पार्ट को भूल जाओ। अब मैं इतना मिटा देता हूं, एक सेकेंड। अब मैंने आपको जैसे बताया अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती है, तो मान लो ये मेरा, अब ये कुछ गॉसियन सरफेस नहीं है, ये मेरा स्फीयर है पूरा, मान लो। अब इसके इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और जब तक मैं रेडियस r तक नहीं पहुंच जाता तो अंदर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार थोड़े जीरो ही होगी ना, जब तक मैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पूरा मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं, तो मेरे बाय पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरी अब तक जब तक मैं सरफेस पे नहीं आ जाता मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, ठीक है। मैंने इसको डार्क किया लाइन को, कि मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक ग्राफ मेरा सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई से कोई लेना देना, वाई एक्सिस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कि इनसाइड तो जीरो ही होगी। फिर जैसे ही मैं रेडियस पे आ जाऊंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, तो रेडियस तक एकदम इस सरकमफेरेंस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है इसका फॉर्मूला KQ बाय R स्क्वायर होता है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो एक्सपोनेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, क्योंकि रेडियस हल्की सी बढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ड्यू टू स्क्वायर, तो एक्सपोनेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी घटेगी, ठीक है। तो सरफेस तक मेरी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, फिर सरफेस से बाहर जाऊंगा तो रेडियस तो बढ़ती जाएगी ना, डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी, तो सरफेस से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना ड्यू टू दिस फॉर्मूला, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियली कम होगी, तो आगे तो कम हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैक्सिमम है। ये रही मेरी इनसाइड, ये रही मेरी ऑन यानी ऑन द सरफेस, और ये आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर, कम होती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा। नोट कर लूं।
ओके सो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो टॉर्क ऑन द डाइपोल आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो मैंने बताया ना कि सरफेस पे हॉलो, जो सरफेस पे मैक्सिमम अभी जो ग्राफ पड़ा और मैंने बोला ना सरफेस पे मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर जितनी होती है मैक्सिमम। तो वहां पे आप लिख लेना पॉइंट के लिए कि मैक्सिमम एस के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि के और क्यू तो जितना है उतना ही रहेगा और आर जितना कम से कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो सबसे कम तो सरफेस पे होगा ना, उसके बाद तो आर बढ़ता जाएगा अगर बाहर निकलोगे इस स्फीयर से, तो मैक्सिमम के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। ये थी पुरानी बात। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, हेडिंग डाल लीजिएगा टॉर्क ऑन अ डाइपोल। अब टॉर्क ऑन अ डाइपोल कैसा है, पहले अपन मान के चल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल पे कितना वो काम करेगा टॉर्क, तो एक से लिख दीजिएगा कि भाई टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो मेरे पास डाइपोल कुछ इस तरीके से, ये इसका माइनस क्यू चार्ज है और इसका ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और मान लो दोनों के बीच की दूरी 2a, और मान लो मेरा डाइपोल जो है ना उसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये डाइपोल मूवमेंट का जो वेक्टर है ना मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब 2a है, थीटा के सामने वाला कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट होता है, तो ये हमारा ये जो इन दोनों के बीच की दूरियां है उन दूरियों का साइन कंपोनेंट है, उन दूरियों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए रहेगा अपने को, तो आप लिख लो। और टॉर्क का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है 11th क्लास में, देखो क्या पढ़ा है अपन ने, ईदर फोर्स इनटू में दोनों के बीच की परपेंडिकुलर, देखो क्या ईदर फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो ये टॉर्क का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि भाई इस पे पहली बात तो फोर्स नेट काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इस वाले पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इस वाले चार्ज के ऊपर, और उस वाले चार्ज ये प्लस क्यू वाले के साथ इस डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ जा रही है तो माइनस से प्लस जा रही होगी, और हमेशा अपन ने पढ़ा कि माइनस क्यू वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इस पे फोर्स जो लग रहा है F इक्वल टू क्यू के हिसाब से माइनस क्यू लग रहा होगा, और इस पे फोर्स जो लग रहा होगा प्लस क्यू लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और माइनस से भी इतना दिखा रहा है कि ये फोर्स पीछे है वो फोर्स आगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस से उतना दिखा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काट देंगे, तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स कभी भी कुछ भी काम नहीं करेगा जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तब। लेकिन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ये यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, तो इसको घुमा तो देगा ना कहीं ना कहीं, तो ये घूम जाएगा, ये एक तरह से कपल का काम कर रहा है, जो फोर्स कपल अपन ने डेवलप पड़े, जैसे स्टीयरिंग कार का स्टीयरिंग होता है, तो मैं ऊपर फोर्स लगाता हूँ नीचे फोर्स लगाता हूँ तो घूमता है, सिर्फ रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल नहीं होगा यहाँ पे, समझ लो 11 का रोटेशनल मोशन याद करो, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो यहाँ पे रोटेट करवा देगा तो यहाँ टॉर्क जरूर लगेगा। तो व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट अ टॉर्क, नेट टॉर्क उस पर लग रहा होगा, ठीक है। तो वही टॉर्क को अपना कैलकुलेट करने वाले हैं। चलो भाई ये थी यहाँ की ज्ञान की बात। अब मैं अगर आपको अभी ये बताऊं तो ये अपने पास टॉर्क हो गया। अब ईदर फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, ईदर फोर्स देखो, ईदर फोर्स जनरली प्लस वाले लेते हैं, तो क्यू ही लिख लिया मैंने, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, एक ये फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ये फोर्स ऐसे काम कर रहा है, तो देखो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेरी उंगलियां देखना, दोनों उंगलियां है ना, ये दोनों उंगलियां, एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स उधर लग रहा है उस राइट डायरेक्शन में, और एक पीछे लग रहा है पीछे, तो दोनों फोर्सेस ऐसे काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये रही, तो विच इज 2a sin थीटा। जब भी मैंने ये निकाली थी तो मेरे पास क्या हो गया, q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट होता है, मेरे आपने पढ़ा है q इंटू 2a की जगह मैंने क्या लिख दिया, q इंटू 2a को साथ में लिख लेते हैं और e sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी, पी sin थीटा, यहाँ पे ये डाइपोल मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साथ ये जो थीटा एंगल है ये हमारा किसके बीच का एंगल है, ये थीटा एंगल देखो इस तरह, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। देखो पी साइन, तो इसको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, साइन वाले को कैसे लिखते हैं, साइन वाले ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि साइन क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये भी साइन थीटा होता है, तो क्या लिखते हैं, फिर उसको ए क्रॉस भी लिखते हैं, तो यहाँ पे पी साइन थीटा है, उसको मैं पी क्रॉस ई लिख सकता हूं, तो ये हो गया, समझ रहे हो। अब इसमें फर्दर 3 केसेस बन लेंगे। ओके तो देखो डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में माइनस से प्लस की तरफ होता है डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल यहाँ 0 होगा। तो यहाँ पे थीटा अगर जब 0 होता है ना, देखो पहली बात तो देखो ये है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पे कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू पे कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये डाइपोल कहीं नहीं जाएगा, ये डाइपोल कहीं नहीं जाएगा, तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे अगर 0 डिग्री है मेरे पास, थीटा 0 डिग्री है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको हल्का सा भी डाइपोल को हिलाऊंगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्यों, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैंने डाइपोल को क्या करा, हल्का सा ऐसे कर दिया मान लो, तो
वापस प्लस वाले पे इधर फोर्स काम कर रहा है, माइनस वाले पे इधर फोर्स काम कर रहा है, तो फिर से सीधा हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर उसको हल्का सा टेल्ट कर दिया तो प्लस वाला कंटिन्यूअसली फोर्स लगाएगा, तो प्लस वाला नीचे झुक जाएगा क्योंकि उस पे आगे कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है, माइनस वाले पे पीछे। तो हल्का सा मैं इसको हिलाऊंगा या कैसे ऐसे ऊपर नीचे भी करूंगा तो अगेन माइनस वाले पे पीछे फोर्स लगेगा, तो माइनस वाला फिर से नीचे हो जाएगा, प्लस वाला फिर से सीधा हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे प्रैक्टिकल। तो थीटा 0 होगा तो ये टॉर्क अपने को क्या मिलेगा, साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, यहाँ पे टॉर्क कैसे मिलेगा, दोनों फोर्सेस, इसमें माइनस क्यू पीछे लग रहा होगा, इसमें प्लस क्यू आगे लग रहा होगा, तो लाइन ऑफ एक्शन भी तो सेम हो गया, फोर्स एक ही लाइन पे लग रहे हैं, तो इस केस में टॉर्क थोड़ी बनता है, टॉर्क के लिए अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन चाहिए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा टॉर्क। यहाँ पे मिनिमम यानी 0 टॉर्क मिलता है। अब अगर ये होती है, इसको लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, हल्का सा भी हिलाओगे डाइपोल को तो चेंज कहीं जाएगा नहीं। अब दूसरा होता है थीटा अगर 90 हो तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, तो मेरे पास पी हो जाएगा, साइन 91 होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो अगर मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाइपोल को रख दिया, तो ये मेरा माइनस क्यू और ये मेरा प्लस क्यू, तो देखो डाइपोल फटाक से यहाँ इतनी खतरनाक फोर्स काम करेगी, क्योंकि प्लस वाले को कंटिन्यूअसली पीछे खींचा जा रहा है, माइनस वाले को पीछे, तो ये फटाक से नीचे आ जाएगा। तो इतने के लिए एक रोटेशनल मोशन हल्का सा होगा और बहुत जल्दी डाइपोल नीचे गिरेगा, ठीक है। तो एक बहुत फास्ट फोर्स यहाँ पे काम करेगी और डाइपोल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या काम करेगा और डाइपोल, क्योंकि इस पे माइनस क्यू इधर लग रही है, माइनस क्यू, ठीक है, और इस पे प्लस क्यू, यहाँ देखो पूरा ही अलग है लाइन ऑफ एक्शन, तो ये पूरा ऐसे ही बन जाएगा, पूरा पीछे पूरा नीचे हो जाएगा जल्दी से, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टॉर्क काम करेगा और डाइपोल पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पूरा लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है और डाइपोल फोर्स काम करने की तरह ऐसे हो जाएगा। और वही तीसरी केस, जब थीटा में 180 डिग्री हो, थीटा 180 हो, साइन 180 अगेन 0, साइन सॉरी 180 है ना। अब देखो पी साइन थीटा, अब अगर मेरे पास थीटा, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या करना, आपको कंडीशन बताऊं, ठीक है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आगे देखो साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो टॉर्क यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। साइन पाई 0 होता है ना, साइन 180। अब अगर मैं दिमाग लगाओ तो अगर मैंने 180 यानी मैंने पूरी डाइपोल को घुमा के रख दिया, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, देखो ना माइनस क्यू अपन पहले लिख रहे हैं, प्लस क्यू अभी तक बाद में लिख रहे हैं, तो मैंने पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और डाइपोल को मैंने उल्टा कर दिया, मैंने यहाँ प्लस क्यू कर दिया, यहाँ माइनस क्यू कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैंने इसको पकड़ के कैसे ना कैसे अगर रख भी दिया, वैसे तो ये ऐसे रखाएगा नहीं अपने आप, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले पे उधर काम करेगी और माइनस वाले पे इधर काम करेगी, तो ये पूरा घूम के, अब इमेजिन करो ना यार, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, प्लस वाले पे कंटिन्यूअसली इधर की डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, माइनस वाले की तरफ इधर पे, तो घूम के अपने, अब जहां पहले था वहीं आना चाहेगा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाना चाहेगा, तो ये मैंने इसको पकड़ के रख भी दिया, हल्का सा भी हिलाऊंगा तो घूम के वापस वहीं आ जाएगा, फटाक से घूमेगा, और ये प्लस यहाँ रहना चाहता है तो प्लस माइनस की जगह लेगा, माइनस प्लस की जगह लेगा, तो फटाक से घूमेगा बहुत ज्यादा यहाँ पे एकदम, इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हल्का सा भी हिलाया तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें इसको कहते हैं अनस्टेबल मैं यूं ही लिख रहा हूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इतना स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, लिख लो, ठीक है। अब अगर आप, और इधर भी देखो लाइन ऑफ एक्शन तो फोर्स का सेम ही होगा ना, प्लस क्यू वाले पे यहाँ लगेगा, माइनस क्यू वाले पे, प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, देखो फिर भी लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ही है ना, तो टॉर्क यहाँ पे भी 0 ही है, ठीक है। नोट कर लो, बस एक आप छोटी सी बात है, देन अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। छोटी सी बात कुछ ऐसी है कि अगर इसी डाइपोल को मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, मान लेते हैं कुछ ऐसी में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मेरे पे ऐसी है, ऐसी कुछ ऐसे, देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह से अलग अलग है, कहीं पे लाइंस पास है, कहीं पे लाइंस दूर है, तो अगर यहाँ पे आप सोचो और मैंने मतलब डाइपोल मान लो ऐसे रखा है, तो ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, अब प्लस क्यू वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस क्यू वाले पे पीछे लगेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्सेस का फोर्स ऑन जो माइनस क्यू वाला होगा और फोर्स जो प्लस क्यू वाले पे होगा, उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी आप बात करो, दोनों पे फोर्स ही सेम अमाउंट का ही लगेगा ना भाई। इस वाले पे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कमजोर है, लेकिन इस पे फोर्स तो यहाँ लगेगा पीछे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन कम लगेगा, और इस पे आगे लगेगा तो इस पे हल्का सा ज्यादा लगेगा, तो मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है। हाँ डायरेक्शन आप कह सकते हो भाई, अब वो कुछ भी इस वाले केसेस में हम कुछ कह नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी भी हो, उसको कहाँ उड़ा के ले जाए डाइपोल को हम कह नहीं सकते कहाँ पे ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ काम है, तो फिलहाल में अभी आप श्योरिटी से अगर इतना करो, ये बात तो पक्की है कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा भाई, ठीक है, कहीं पे लाइन ज्यादा है कहीं पे लाइन कम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे फोर्सेस का अलग होगा, ठीक है, आप रखोगे ना तो फोर्सेस कुछ इस तरह काम करेंगे कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, तो इस पर टॉर्क हमेशा काम करेगा, लेकिन जो इसमें नेट फोर्स है वो भी कुछ ना कुछ काम करेगा, नेट फोर्स कटेगा नहीं, हो सकता है इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा हो, है ना, इधर पीछे इस पे मतलब इस पे कम लग रहा हो, इस पे ज्यादा लग रहा हो, तो डाइपोल आगे चला जाएगा, नेट फोर्स आगे की तरफ ज्यादा लग गया, या मान लो लाइन ऑफ, अभी तो यहाँ पे मैंने लाइन ऑफ एक्शन सेम दिखाया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो कि यहाँ फोर्स लगे, यहाँ फोर्स ऊपर लग जाए, कुछ भी लग सकता है, तो टॉर्क भी लग जाएगा, तो इस पे फोर्स और टॉर्क दोनों लगता है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होती है तो फोर्स और टॉर्क दोनों लगता है, और यूनिफॉर्म से टॉर्क लगता है। तो इसी के साथ चैप्टर होता है अपना फाइनली कंप्लीट।
अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा चला गया वीडियो, बड़ा अलग से क्वेश्चन, काफी सारे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर। अब कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताना, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। अच्छे से अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।